एक आदमी जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में कैदियों को साइंस पढ़ाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे पता चलता है कि जिन्हें वो पढ़ाने आया था वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं। और जब वो फिर से आंखें खोलता है तो खुद को उसी जेल के अंदर फंसा हुआ पाता है। चारों तरफ डरावने कैदी जो बार बार उससे एक चीज मांगते हैं, फॉग बनाना। कहानी का नाम है फॉगलैंड। शुरुआत होती है दांते और कुछ दूसरे टीचर्स के साथ जिन्हें कैदियों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। एक एथिक्स टीचर बताता है कि 50 साल पहले यहाँ एक उल्का पिंड गिरा था और दुनिया की सारी सरकारों ने मिलकर इस जगह पर ये जेल बनाई जिसमें अब दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसी अपराधी बंद हैं। फॉगलैंड पहुंचते ही वे सब टीचर्स अपने अपने एरिया में बढ़ जाते हैं। डांटे का क्लासरूम बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है। जब कैदी लाए जाते हैं तो डांटे उन्हें देखकर लगभग बेहोश हो जाता है। वो बिल्कुल डार्क कॉन्टिनेंट से निकले हुए जीव लगते हैं। फिर भी हिम्मत करके वो बोलता है, मैं डांटे कॉन्ग हूँ, आपका साइंस टीचर। माहौल हल्का करने के लिए जोक मारता है, साइंस टीचर हूँ तो क्या, हम रॉकेट बनाकर यहाँ से भागेंगे नहीं। कोई नहीं हंसता सिवाय एक झाड़ू जैसे दिखने वाले अजीब कैदी के। डांटे शुरू करता है स्वीट पोटैटो उगाने की क्लास। बीच में बोलता है, तुम सब भी स्वीट पोटैटो जैसे हो, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है तुम में। तभी एक कैदी जो खुद स्वीट पोटैटो जैसा दिखता है गुस्से में चिल्लाता है, मुझे स्वीट पोटैटो से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। अचानक सारे कैदी सामने रखे स्वीट पोटैटो खाना शुरू कर देते हैं। एक गुस्से में पूछता है, ये बकवास बंद करो और बता फॉग कैसे बनता है। डांटे बोलता है, मुझे नहीं पता फॉग कैसे बनता है। बस इतना सुनते ही वो कैदी अपना सिर बुलेट प्रूफ शीशे पर इतनी जोर से मारता है कि शीशा चटक जाता है। डांटे घबराकर कंट्रोल रूम को कॉल करता है और सेकंडों में सैनिक आकर कैदियों पर गोली चला देते हैं। कई तुरंत मर जाते हैं। डांटे सोचता है, सिर्फ इतने से ही गोली, फिर और बुरा होता है। कुछ कैदी मरते ही नहीं, वो उल्टा सैनिकों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। एक लंबा राक्षसी कैदी अपने गले से भयानक तलवार निकालता है और सैनिकों को बीच से चीर देता है। दूसरा नंगे हाथों से रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है। पूरा कमरा खून का तालाब बन जाता है और दांते बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो खुद को एक सेल में पाता है। पास ही बैठा है वही मास्क वाला कैदी जो पहले चुपचाप उसे घूर रहा था। उसके एक हाथ में आलू है, दूसरा हाथ छिपा हुआ। वो शांति से पूछता है, मुझे स्वीट पोटैटो उगाना सिखाओगे। दांटे डर के मारे सोचता है दूसरे हाथ में चाकू या बंदूक होगी। झटके से धक्का देता है, गिराता है, हथियार छीनने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि उसका दूसरा हाथ ही नहीं है। शर्मिंदगी से डांटे माफी मांगता है, तेरे अजीब व्यवहार की वजह से मुझे हिंसा करनी पड़ी। वो कैदी शांति से फिर वही सवाल पूछता है, आलू उगाना सिखाओ। डांटे चिढ़कर बोलता है, दिमाग वाले को ही सिखाता हूँ, और सेल से बाहर निकल जाता है तो देखता है चारों तरफ घना फॉग। अब ये जेल नहीं, नाइटमेयर्स का कचरा डंप जैसा लगता है। मास्क वाला चेतावनी देता है, चुप रहो, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक विशालकाय कैदी आता है, डांटे को बुरी तरह पीटता है और उसके कपड़े छीन लेता है। मास्क वाला अपने पैंट उतारकर डांटे को देता है और खुद एक काले प्लास्टिक बैग से गंदा फटा शर्ट निकाल कर पहनता है। तब जाकर अपना नाम बताता है, मेरा नाम लिम्बो है, चलो खाना खाने चलें। दूसरी तरफ जिस दैत्य ने डांटे के कपड़े लिए थे वो सोच रहा होता है, काश चश्मा भी ले लेता। तभी एक और लंबा कैदी आता है और पूछता है, ये कपड़े कहाँ से मिले। वो बोलता है, टोफू गांव के एक नेर्ड से जो शायद नया नया आया है। बिना कुछ कहे वो लंबा कैदी भारी चॉपर उसके सिर में घुसेड़ देता है और ठंडे स्वर में बोलता है, आखिरकार मिल ही गया तू टीचर। इधर दांटे और लिम्बो ग्रे कंक्रीट के जंगल को पार करके मेस हॉल जा रहे होते हैं। रास्ते में सैकड़ों कैदी भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे होते हैं, आंखें शीशे जैसी जैसे नशे में हो। दीवारों पर लटके सूखे लाशें। दांटे पूछता है, ये जगह जेल है या जंगल? यूएन ने बनाया था ना, फिर नरक क्यों लग रहा है? लिम्बो सिर्फ बोलता है, चुपचाप चल। मेस हॉल पहुंचते ही सैकड़ों कैदी नॉर्मल इंसानों की तरह खा पी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं जैसे सब ठीक हो। दांटे को खाना परोसने वाले के पास एक गार्ड दिखता है। उम्मीद जगती है। वो फुसफुसाता है, मैं कैदी नहीं हूँ, मुझे किडनैप करके लाया गया है। मेरा नाम दांते खान है, मैं साइंस टीचर हूँ। लेकिन गार्ड लाश की तरह खड़ा रहता है, हिलता तक नहीं। दांटे टेबल पर बैठता है तो कोई और उसका खाना खा रहा होता है। तभी सोचता है, दिमाग लगाऊं। लिम्बो से बोलता है, तू आलू उगाना सीखना चाहता था ना, सिखाऊंगा, बदले में मुझे यहाँ से भगाने में मदद कर। लिम्बो हंसता है, मुझे बेवकूफ समझा है, निकल जा। दांटे पूछता है, फिर बाहर वालों से कैसे बात करूं? लिम्बो बोलता है, सिर्फ सुप्रीम लीडर कर सकता है और तू कभी नहीं बनेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, तो यही हो मिस्टर डांटे कंग। दांटे खुशी से पलटता है, सोचता है बच गया, लेकिन सामने होता है वही पागल जो सैनिकों को सलाद की तरह काट रहा था। बाकी कैदी फुसफुसाते हैं, ये 6 शोल्डर्स में से एक है। टावर मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा लगा मिलकर टीचर।
फिर पूछता है फॉग बना सकता है। जेब से 10 चमकते नीले टुकड़े निकालता है। ये है फॉग, और दांते के मुंह में ठूंसने की कोशिश करता है। दांते थूक देता है। जमीन पर गिरे टुकड़े देखते ही सारे कैदी जॉम्बी बनकर उन पर टूट पड़ते हैं। जो खाते हैं वो आनंद में चीखने कराहने लगते हैं। बाकी चिल्लाते हैं थूक दो, और जब नहीं थूकते तो उन्हें जिंदा खा जाते हैं। मरते हुए भी वो मुस्कुराते रहते हैं। टावर बोलता है देखा टीचर, यही फॉग है। यहाँ फॉग ही भगवान है, तो बना सकता है। दांते धीरे से बोलता है नहीं बना सकता। टावर का चेहरा काला पड़ जाता है। तू साइंटिस्ट है ना? दांते रोते हुए मैंने 100 बार कहा मैं साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ साइंस टीचर हूँ। टावर गुर्राता है तो जिंदा रहने लायक नहीं, और अपनी नेक चेन से लंबी तलवार निकालकर मारने को तैयार होता है। दांते मरने को तैयार, लेकिन ठीक उसी पल लिम्बो अपना कांटा टावर की बाह में दे मारता है। हड्डी चटक जाती है। टावर चौंकता है, सोचता है गोली लगी। तभी लिम्बो उस पर कूदता है, बाल पकड़कर गर्दन पीछे मोड़ता है। रीढ़ टूटने की आवाज। टावर गिर पड़ता है। सारे कैदी चिल्लाने लगते हैं नया शोल्डर पैदा हो गया। उस अफरा तफरी में लिम्बो डांटे को पकड़कर भाग निकलता है। डांटे अभी भी शौक में था कि वो बच कैसे गया। वो सोचता है ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग है, और पूछता है तुमने मुझे क्लास के लिए असाइन क्यों किया था? क्या तुम भी फॉग चाहते थे? लिम्बो पूछता है क्या तुम सच में फॉग बना सकते हो? डांटे घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं सॉरी, मुझे माफ कर दो। लिम्बो बोलता है अरे मैं तो बस नए कपड़े लेने गया था। लाइन देखी जो पूरी सड़क को ब्लॉक कर रही थी, तो एक बंदे से पूछा ये लाइन किस लिए है? उसने कहा कुछ आउटसाइडर आ रहे हैं जो हमें कुछ सिखाएंगे, तुम भी आ जाओ। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने कहा नए कपड़े भी मिल रहे हैं तो मैं तुरंत लाइन में घुस गया। डांटे फिर पूछता है तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लिम्बो जवाब देता है अरे मैं तो बस अपने कपड़े बचा रहा था, लेकिन तुमने उसमें भी पेशाब कर दिया। हमने एक कैदी से उसका कपड़ा छीना, तुमने पहन लिया ताकि मैं अपना वो पेशाब वाला कपड़ा धो सकूं। डांटे पूछता है इस कपड़े से तेरी कोई याद जुड़ी है क्या? जब नए कपड़े मिल गए तो इस कचरे वाले को फेंक क्यों नहीं दिया? लिम्बो बोलता है इसमें 132 लिखा है, मतलब ये मेरा है, और जिसे तुम धो रहे हो उसमें भी 132 लिखा है, इसीलिए वो भी मेरा है। डांटे बोलता है तुम्हारा हाथ नहीं है, इसीलिए तुमने कभी अपने कपड़े खुद नहीं धोए ना? फिर डांटे लिम्बो के पहने हुए कपड़े भी उतरवा लेता है ताकि धो सके। धोकर सुखाने के लिए टांग देता है। दोनों कई घंटों से एक कमरे में छिपे हुए थे, क्योंकि बाहर शोल्डर्स उन्हें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन डांटे का पेट भूख से बज रहा था। वो सोच रहा था मेस में वो घिनौना सूप ही पी लेना चाहिए था। वो लिम्बो का स्वीट पोटैटो खाने की सोचता है, लेकिन लिम्बो उसे पकड़ लेता है और बोलता है ये आलू मेरा है क्योंकि इसमें 182 लिखा है। अगर तुमने मेरे स्वीट पोटैटो को मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डांटे बोलता है तुम्हारा आलू खुद मर जाएगा, क्योंकि तुमने उसमें छेद करके 182 लिखा है। अब उसमें बीमारियां ही लग जाएंगी। ये सुनकर लिम्बो डर जाता है और पूछता है इसे जिंदा करने का कोई रास्ता तो होगा? डांटे बताता है हाँ है, हमें इसे सनलाइट दिखाना होगा, लेकिन फॉगलैंड में इतना घना फॉग है कि सूरज की एक किरण भी यहाँ नहीं पहुँचती। कम से कम हमें ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ फॉग थोड़ा कम घना हो। डांटे आलू को मेन गेट की तरफ ले जाने को बोलता है, जहाँ फॉग थोड़ा कम है। वहीं दूसरी तरफ टावर के अड्डे पर टावर की टूटी हुई गर्दन ठीक करने के लिए एक टॉप क्लास आर्किटेक्ट बुलाया गया है। वो उसके गले के किनारे बिल्डिंग जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है ताकि गर्दन सीधी रहे और ठीक हो जाए। टावर अभी भी हैरान है कि उसकी स्ट्रॉन्ग गर्दन, जो मोटी मेटल बार से भी ज्यादा मजबूत थी, कोई एक हाथ से कैसे तोड़ सकता है। उसे लगता है कि टीचर ने ही तोड़ी है, इसलिए अब वो बदला लेना चाहता है। तभी वहाँ हाउंड की एंट्री होती है, जो खुद भी शोल्डर्स का मेंबर है। हाउंड टावर को ताना मारते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी प्राउड नेक को कैसे तोड़ दिया? और आगे हमने अलायंस बनाया था ना, जिसे भी पहले टीचर की लोकेशन मिलेगी शेयर करनी थी ना? टावर रूडली जवाब देता है ये बकचोदी भरी बातें मत कर, सुप्रीम लीडर तो मैं ही बनूंगा। हाउंड आर्किटेक्ट का हथौड़ा छीन लेता है और टावर से बोलता है जो टैलेंट तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम्हारे सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। ऐसा कहते ही वो हथौड़े से टावर की गर्दन फिर तोड़ देता है। फिर उसके सारे आदमियों को भी मार डालता है और टोफू विलेज की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसे टीचर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो और डांटे मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों के कंधों पर भारी भारी झोले लटके होते हैं। लिम्बो बस इतना बोलता है ये मेरा है। डांटे पूछता है तुमने ये मास्क क्यों पहना है? क्या तुम चोर हो या डाकू? तुम इस फॉगलैंड में किस क्राइम के लिए और कब आए? लिम्बो बहुत अजीब सा जवाब देता है मैं हमेशा से ही यहाँ था। डांटे कुछ समझ नहीं पाता। लिम्बो बोलता है तुम तो टीचर हो ना, इतने सवाल क्यों पूछते हो? डांटे जवाब देता है टीचर्स भी तो इंसान ही होते हैं। लिम्बो बोलता है तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, चुप रहो तुम। डांटे वहीं जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे लग रहा है हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। मेन गेट कितना दूर है अभी? लिम्बो जवाब देता है मुझे मेन गेट का रास्ता नहीं पता। डांटे गुस्से से चिल्लाता है और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? हम 2 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं, अब मैं और आगे नहीं चल सकता। या तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलो या यहाँ खाना ला कर दो, तभी मैं तुम्हारे स्वीट पोटैटो को बचा पाऊंगा।
है, लेकिन तभी लिम्बो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डांटे उसके पास दौड़कर जाता है तो देखता है कि लिम्बो बेहोश पड़ा है और उसके मुंह नाक से नीला तरल बह रहा है। डांटे डर जाता है और बेतहाशा लिम्बो को उठाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, प्लीज मुझे इस खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ के मत जाओ। लेकिन लिम्बो नहीं उठता। तभी आसमान से एक आदमी उड़ता हुआ आता है और डांटे के ठीक पीछे सुपर हीरो लैंडिंग करता है। वो डांटे की पलकें अपनी उंगलियों से खोलता है और बोलता है, तुम तो नॉर्मल हो ना। वो आगे बोलता है, मैंने जोर जोर की आवाजें सुनी थी तो देखने आ गया कि क्या चल रहा है। फिर सीन बदलती है और हम देखते हैं कि डंटे ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है। एक लड़की उसे धीरे धीरे खाने को कहती है, साथ में वो उड़ने वाला आदमी भी बैठा होता है। डांटे दोनों को थैंक यू बोलता है और वो आदमी अपना नाम रामबुतन बताता है, लड़की अपना नाम लिची। डांटे भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इस जेल में लड़की देखकर हैरान हो जाता है। लड़की बोलती है, क्या मैं सच में लड़की जैसी दिख रही हूँ? मैंने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि लड़की जैसी ना दिखूं। रामबुतान बताता है, हम दोनों सेंटर से आए हैं। जितना तुम सेंटर की तरफ जाओगे ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। डांटे पूछता है, क्या सेंटर में नॉर्मल लोग रहते हैं? रामबुतन बोलता है, नहीं, पर टोफू विलेज लूजर्स से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर डांटे से पूछता है, तुम नए हो ना, और बताओ तुमने फॉग कंज्यूम किया है क्या? डांटे बोलता है, दरअसल मैं कैदी नहीं हूँ। मुझे ये जो बेहोश पड़ा है उसने किडनैप करके यहाँ लाया है ताकि मैं उसके लिए स्वीट पोटैटो उगा सकूं। रामबुतान चौंक कर बोलता है, तुम कहीं वो तो नहीं जिसे टीचर किडनैपिंग ऑपरेशन के दौरान उठाया गया था? डांटे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रामबुतान हंसते हुए, अरे ये तो सबको पता है भाई। उन्होंने बाकी कैदियों को उस इलाके में घुसने तक नहीं दिया था ताकि उनके ऑपरेशन में कोई रुकावट न आए। डांटे बोलता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? बस ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि इसे सिर्फ स्वीट पोटैटो उगाने के लिए किडनैप कर लिया गया, फॉग के लिए नहीं। लेकिन डांटे की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रामबुतान पूछता है, तो ये तुझे जबरदस्ती अपने साथ घसीट रहा था? डांटे बोलता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ था, लेकिन अचानक ये बेहोश हो गया, शायद हार्ट अटैक आया होगा। तब लिची बताती है, ये लिम्बो है। लिम्बो मतलब फॉग का विथड्रॉवल साइड इफेक्ट है। तुमने टोफू विलेज की गलियों में कैदियों को बुरी हालत में देखा होगा ना, वो सब लिम्बो के शिकार हैं। अगर किसी को लंबे समय तक फॉग नहीं मिलता तो लिम्बो हो जाता है, और अगर लिम्बो दोबारा रिपीट होता है तो उसका दिमाग पिघलने लगता है। डांटे पूछता है, आखिर ये फॉग है क्या? दोनों बताते हैं, फॉग एक दिव्य दवा है जो टैलेंट देती है। मतलब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, जो शायद तुम्हें भी पता नहीं, उसे एम्पलीफाई कर देती है, या जिस स्किल पर तुमने सालों मेहनत की है उसे महारत तक पहुंचा देती है। डांटे बोलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं, ये इंसानी लिमिट तोड़ने तक की ताकत देती है। और हमें रंबुटान की एबिलिटी पता चलती है, उसके मॉन्स्टर जैसे मसल्स जो बिल्कुल जायंट हैमर जैसे दिख रहे थे। लेकिन लिची की एबिलिटी अब भी नहीं बताई जाती, बस उसके चेहरे पर एक छोटा सा बम्प उभरा हुआ दिखता है। दोनों बोलते हैं, हम इसी एबिलिटी से इस जेल को एस्केप करने वाले हैं। दूसरी तरफ हाउंड और उसके साथी टोफू विलेज पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। पर उन्हें यकीन है कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और हमें जीरो ब्लॉक के कुछ एनफोर्सर्स के नाम पता चलते हैं जो अभी टोफू विलेज में टीचर को ढूंढ रहे हैं, बोन ईटर, नन फेस, फजी बैक और ड्रिल हेड। वहीं दूसरी तरफ रंबुटान और लीची अपनी पावर यूज करके जेल एस्केप करने वाले हैं और डांटे को भी ऑफर करते हैं, तुम भी हमारे साथ प्रिजन ब्रेक करना चाहोगे? लेकिन डांटे बोलता है, मुझे बचाने सैनिक जरूर आए होंगे। अगर मैं क्रिमिनल्स के साथ मिलकर भागने की कोशिश करूंगा तो मुझे सच में कैदी घोषित कर देंगे, या फिर पकड़े गए तो हम तीनों मर जाएंगे। रामबुतन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाहर का कोई भी फॉगलैंड में एंटर नहीं करता, क्योंकि वो फॉग एडिक्ट बन जाएगा और बिना फॉग के जिंदा नहीं रह पाएगा। डांटे बोलता है, मैं तो फॉग कभी कंज्यूम नहीं करूंगा, मैंने सोचा तक नहीं। लेकिन रंबुटन जो बोलता है उसके बाद डांटे सुन हो जाता है। रंबुटन कहता है, ये तुम्हारी विल पर है ही नहीं। तुम्हें फॉगलैंड में आए कितने दिन हुए? 2 दिन, 3 दिन? ये जो घना फॉग तुम देख रहे हो ना, ये खुद फॉग के पार्टिकल्स से भरा हुआ है। अगर तुम्हें टैलेंट चाहिए तो लाखों पार्टिकल चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ की हवा ही इतनी है कि तुम्हें फॉग एडिक्ट बना दे। फॉग तुम्हारे फेफड़ों में घुसकर क्रेविंग पैदा करता है और बॉडी और ज्यादा फॉग मांगने लगती है, और अगर नहीं मिला तो आखिरकार लिम्बो हो जाता है। डांटे घबराते हुए पूछता है, तो क्या मैं ऑलरेडी फॉग एडिक्ट हो चुका हूँ? रंबुटन बोलता है, नहीं, अभी भी थोड़ा चांस है। लिम्बो इसका पहला स्टेज है, अभी शुरू हुआ है। हर किसी का बॉडी टॉलरेंस अलग होता है, लेकिन फिर भी रिलैक्स करने की बात नहीं है। डांटे पूछता है, तो तुम लोग ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हो? दोनों बोलते हैं, हाँ, यहाँ तक कि हमने आज तक ये भी नहीं सुना कि किसी ने फॉगलैंड को जिंदा एस्केप किया हो सकता है फ्यूचर में इसका कोई रिकवरी पॉसिबल हो जाए या बाहर कोई एंटीडोट बन जाए, लेकिन हमने एक दूसरे से वादा किया है, कुछ भी हो जाए हम फॉगलैंड में नहीं मरेंगे। भले लिम्बो हो जाए, भले जिंदगी और एक दूसरे को भूल जाए,
हम दोनों क्लियर स्काई में जरूर मिलेंगे। डांटे उनकी डेडिकेशन देखकर समझ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहे। तभी लिम्बो की आंख खुलती है। डांटे उसे देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर इन दोनों को प्रिजन एस्केप के बारे में पता चला तो ये इन पर अटैक कर देगा, क्योंकि इसका आलू इसके लिए बहुत प्यारा है और वो इसे जिंदा करना चाहता है। लेकिन डांटे आलू पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रामबुतान डांटे से पूछता है, तुम इस बंदे से डर रहे हो क्या? ये तो बस एक फॉग ज़ॉम्बी है और जिसे लिम्बो हो जाता है उसके पास ताकत बिल्कुल शून्य हो जाती है जब तक वो दोबारा फॉग ना खा ले। इसे तो तुम भी हरा सकते हो। डांटे ये सुनकर शांत होता है और बोलता है, मुझे डर था कि कहीं ये तुम दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे। रामबुतान अपनी किक लिम्बो की तरफ एम करते हुए बोलता है, क्या मैं इसे मार डालूं? डांटे तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फिर लिम्बो के पास जाता है और बोलता है, मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अब हमें अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? लिम्बो बस इतना बोलता है, स्वीट पोटैटो। डांटे उससे आलू छीन लेता है, एक कप में पानी भरता है, उसमें आलू डाल देता है और बताता है, इस तरह से डाल दो, अपने आप बड़ा हो जाएगा। और बेशक इसको सनलाइट भी चाहिए। चलो अब जल्दी अपने प्यारे दोस्त स्वीट पोटैटो को सनलाइट दिखाओ, वरना सूरज डूब जाएगा। लिम्बो बोलता है, मुझे रास्ता नहीं पता। डांटे रामबुतान से कहता है कि लिम्बो को यहाँ से भगा दो और फिर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, चाहे सच में कैदी बन जाऊं या एस्केप करते वक्त मर भी जाऊं। चलो इस गंदी जगह से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद लिम्बो इतना कमजोर हो जाता है कि अपना कप में पड़ा आलू तक पकड़ नहीं पाता और गिर जाता है। हम लिम्बो के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। वहाँ उसके साथ एक लड़की भी होती है। दोनों टीवी देख रहे होते हैं जिसमें स्टैटिक्स के अलावा कुछ नहीं चल रहा। लड़की उसे बिल्ली के बारे में बताती है। लिम्बो के न समझने पर वो कहती है, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसके पूरे शरीर पर फर होते हैं और अगर हम उसे पालें तो वो हमारी बात समझती है। जब हम बुलाएंगे तो हमारे पास आएगी। मैं एक बिल्ली पालना चाहती हूँ जब मैं इस जगह से बाहर निकलूंगी। ये बोलते बोलते लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में दो कैदी बात कर रहे होते हैं। ये चीज 20 सेंटीमीटर मूव कर गई है और वो चीज या जीव पता नहीं क्या है। एक आलू के शेप वाला राक्षस है जिसने एक कैदी को एक हाथ में पकड़ा हुआ है और उसे आधा खा भी चुका है। दोनों कैदी बोल रहे होते हैं, शायद उस कैदी ने भागने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ डांटे रामबुतान से पूछता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? हम प्रिजन एस्केप कैसे करेंगे? रामबुतान बोलता है, बताता हूँ, और इतनी जोर से ऊपर की तरफ कूदता है कि छत तोड़कर बाहर निकल जाता है। उनका प्लान है रामबुतान की पावर से छतों के ऊपर ऊपर कूदते हुए पूरी जेल को एस्केप करना। तभी लीची अपने सिर पर बने बम पर टैप करती है और पूरे लैंडस्केप का स्क्रीनशॉट ले लेती है। दिमाग में लिए सारे स्क्रीनशॉट्स को जोड़कर वो इस हिस्से का एक परफेक्ट मैप बना लेती है, लेकिन वो सिर्फ प्रिजन का बहुत छोटा सा हिस्सा था। डांटे हैरान होकर बोलता है, इतना बड़ा मैप और ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। टोफू विलेज का साइज देखकर पता चल जाता है कि अभी उन्हें बहुत बहुत दूर जाना है। लीची उन्हें डायरेक्शन बताती है। रामबुतान दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और छतों पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगता है और लीची हवा में ही पूरे एरिया के स्क्रीनशॉट्स लेती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो दूसरे फॉग एडिक्ट से फॉग मांग रहा होता है। जब वो लोग बोलते हैं हमारे पास नहीं है तो लिम्बो उनकी जेबें चेक करने को बोलता है। फिर वो लोग लिम्बो को पीटने लगते हैं। उनमें से एक चम्मच लेकर लिम्बो के पास आता है और बोलता है, मैंने सुना है लोगों के मांस से भी फॉग निकलता है। बोन ईटर भी तो लोगों को फॉग के लिए खाता है ना? और वो लिम्बो की आंख चम्मच से निकालने ही वाला था कि जोरदार थप्पड़ पड़ता है। उसका कान का पर्दा फट जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। सारे फॉग ज़ॉम्बी भागते हैं चिल्लाते हुए, ये शायद हाउंड का बंदा है। हाउंड लिम्बो को देखकर बोलता है, फाइनली फाउंड यू बैग हेड। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जब सैनिकों और कैदियों के बीच खून खराबा चल रहा था। हाउंड चुपके से डांटे को उठाकर भाग रहा था। वो सोच रहा था, साला टावर मेरे आदमियों को मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और हाउंड की आंखों में आंसू भी थे। लेकिन प्रेजेंट में लिम्बो ही हाउंड का पीछा कर रहा होता है। हाउंड सोचता है शायद ये ड्रिल हेड की टीम का है। लिम्बो अपने हाथ में आलू पकड़े हाउंड से पूछता है, तुम भी स्वीट पोटैटो एनिमल हो क्या? हाउंड कुछ समझ नहीं पाता। लिम्बो फिर पूछता है, क्या मैं टीचर से पूछ सकता हूँ? हाउंड अपने आदमियों के मरने के गम में था। तभी लिम्बो उसे टीचर को जगाने को बोलता है। गुस्से में हाउंड टीचर को फेंकता है और फुल स्पीड से लिम्बो के मुंह पर मुक्का मारता है। लेकिन लिम्बो डोज कर देता है और जिस हाथ में आलू पकड़ा था उसी हाथ की 2 उंगलियों से हाउंड की पसलियों में हमला करता है। हाउंड वहीं ढेर हो जाता है। फिर लिम्बो टीचर को लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हाउंड लिम्बो के बाल पकड़े हुए उसे चोर बोलता है और पूछता है, टीचर सही सलामत है ना? वहीं दूसरी तरफ रामबुतान और टीचर को ड्रिल हेड से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो ड्रिल हेड के चेहरे पर जोरदार किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है। ड्रिल हेड रामबुतान की ताकत समझ ही नहीं पा रहा था कि साला ये है क्या चीज। रामबुतान उसे रास्ते से हट जाने को बोलता है। टीचर हमारे साथ जाएगा क्योंकि ये हमें पहले मिला है। तभी ड्रिल हेड बैले डांस की पोजीशन में आता है। स्पिन करता हुआ सीधा जमीन में डाइव कर देता है और डांटे के ठीक नीचे की जमीन से निकलता है। लेकिन टाइम पर रामबुतान डांटे को बचा लेता है। फिर भी ड्रिल हेड अपनी ड्रिलिंग स्पीड की वजह से जमीन में कई छेद करके चूहे की तरह बार बार निकल रहा था और छुप जा रहा था। रामबुतान पैरों से उसे कुचलने की कोशिश करता है लेकिन
लेकिन नाकाम रहता है। अचानक ड्रिल हेड रंबूटान के पीछे जमीन से निकलता है और उसके चूतड़ों में अपना ड्रिल हेड घुसेड़ देता है। रंबूटान दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर लीची चीख पड़ती है और वहाँ मौजूद सबको पता चल जाता है कि लीची असल में लड़की है। सारे कुत्तों की तरह गंदे कैदी उस पर झपट पड़ते हैं। डांटे सोचता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो लीची को बचाने के लिए वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और गंदों पर अंधाधुंध मारने लग जाता है। इसी दौरान एक पत्थर गलती से लीची को भी लग जाता है। वो लीची का हाथ पकड़कर खींचता है और भागने की कोशिश करता है। ड्रिल हेड अब इतनी सुंदर लड़की को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तभी रंबूटान भी उठ चुका होता है। वो दोनों को बचाने दौड़ता है लेकिन सिर्फ लीची को ही बचा पाता है। डांटे को ड्रिल हेड पकड़कर जमीन के अंदर घसीट ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाउंड लिम्बो को अपने अड्डे पर ले आता है। वो पूछता है क्या तुम पहले स्पेशल फोर्सेस में थे? मैं भी था। फॉगलैंड आने से पहले मैंने कई रियल फाइट्स लड़ी हैं। हाउंड अपने आदमी स्लिक को बोलता है इससे टीचर की लोकेशन उगलवाओ, चाहे जितने भी गंदे तरीके इस्तेमाल करने पड़े और चाहे जो हो जाए, इसे बिल्कुल फॉग मत देना। फिर हाउंड वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्लिक के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था मैं ही अब सुप्रीम लीडर बनूंगा। वो अपने बाकी आदमियों से बोलता है तुम लोगों में भी बहुत खास एबिलिटीज हैं। तुम में से कोई भी सुप्रीम लीडर बन सकता है। अगर मौका मिले तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हाउंड नहीं। मुझे तो लगता है हाउंड बेवकूफ है। सिर्फ शारीरिक ताकत से सुप्रीम लीडर नहीं बना जाता। मैं इस बंदे से टीचर का पता उगलवाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं और खुद बन जाऊंगा सुप्रीम लीडर। तुम लोग किसका साथ दोगे? फिर वो लिम्बो से बोलता है ओए लड़के, तुझे ये फॉग चाहिए? मैं दूंगा। लिम्बो की आंखें चमक उठती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ड्रिल हेड ने टनल की मदद से डांटे को अपने अड्डे पर ले आया है और बोलता है वेलकम टू माई अंडरग्राउंड किंगडम। फिर सीन वापस हाउंड के अड्डे पर। स्लिक अपने मुंह में फॉग डालते हुए लिम्बो से बोलता है ये फॉग मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन तू मेरे अंडर काम करने लग जा। मैं तुझे हमेशा फॉग दूंगा। सोच ले, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा और मैं दोबारा देता भी नहीं। बस टीचर की लोकेशन बता दे। स्लिक फॉग निगलने ही वाला होता है कि उससे पहले लिम्बो उसकी गर्दन पर झपटता है और दांतों से गर्दन समेत फॉग भी छीन लेता है। वहाँ खड़े आदमी हैरान रह जाते हैं। अभी हुआ क्या? लिम्बो अब उन सबको ऐसे देख रहा होता है जैसे भूखा शेर बकरी को देखता हो। दूसरी तरफ ड्रिल हेड के अड्डे पर डांटे सोच रहा होता है रंबूटान और लीची बच गए होंगे। हाँ, बच ही गए होंगे। अब बहुत दूर निकल गए होंगे। हाँ, और मुझे बचाने का उनको कोई कारण भी तो नहीं। मैं तो गया अब। ड्रिल हेड डांटे से पूछता है तो क्या तुम सच में फॉग बना सकते हो? टोफू विलेज वालों ने कहा था तुमने पलक झपकते फॉग बनाया और उसे खाकर टावर की गर्दन एक बार में तोड़ दी। डांटे सोचता है साला ये क्या बकवास रूमर फैल गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लाकर शांत आवाज में बोलता है हाँ ये सच है। मैंने फट से बहुत बड़ा फॉग बनाया, उसे निगल लिया और टावर पिसा हुआ टॉवर की तरह मेरे पैरों पर गिर गया। ड्रिल चिल्लाता है बंद करो ये बुलशिट, सब झूठ है। मैं बाकी शोल्डर्स जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मुझे इन सब अंधविश्वास पर यकीन नहीं कि कोई साइंस टीचर फॉग बना सकता है। डांटे बिना डरे कॉन्फिडेंटली बोलता है अगर फॉग बनाया जा सकता तो फॉग एग्जिस्ट ही न करता। ड्रिल जवाब देता है नहीं, फॉग बनाया नहीं गया। 50 साल पहले आसमान से गिरा था, भगवान की तरफ से गिफ्ट। लेकिन अब रूमर है कि ज्यादा फॉग बचा नहीं, जजमेंट डे आने वाला है। डांटे बोलता है तो फॉग लिमिटेड रिसोर्स है। ड्रिल हाँ, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसी के लिए सब एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है फॉग का भी कोई साइकिल होगा। फिर वो अपने आदमियों से एक लाश मंगवाता है जो फॉग खाकर मर गया था। डांटे से पूछता है क्या इस मरे हुए इंसान के शरीर से फॉग निकाला जा सकता है? क्या हम साइंटिफिकली इसके खून से फॉग सेपरेट कर सकते हैं? क्या 3D मैन्यूवर डिवाइस से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से? डांटे लाश देखकर घबरा जाता है, लेकिन ड्रिल जारी रखता है इसने बहुत सारा फॉग खाया था, मतलब इसके खून में फॉग जरूर होगा। डांटे बोलता है तो तुम लाश को निचोड़ना चाहते हो? ड्रिल दुष्ट मुस्कान के साथ हाँ, अगर साइंटिफिकली पॉसिबल हो तो। डांटे घबराते हुए बोलता है क्यों ना हम अपनी नाक फैलाकर लंबी लंबी सांसें लें, यहाँ की हवा में भी तो फॉग ही है ना। ये सुनकर ड्रिल भड़क जाता है, डांटे का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है ये क्या बकचोदी कर रहे हो? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सब एक दूसरे को जान से न मार रहे होते। लेकिन डांटे फिर मुस्कुराते हुए बोलता है ये पॉसिबल है, हवा को जमा किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाउंड अपने अड्डे पर लौटता है और अपने सारे आदमियों को बहुत बुरी तरह मरा हुआ पाता है। हाउंड घुटनों पर बैठ जाता है और चीख चीख कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो कैफेटेरिया में पहुंच चुका होता है। पता नहीं क्यों उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह सूजा हुआ है। वो लाइन तोड़कर खाना सर्व करने वाले से पानी मांगता है। कैदी चिल्लाते हैं रूल्स फॉलो करो, लाइन में लगो। गुस्से में लिम्बो फूड टेबल तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डांटे फॉग कलेक्ट करने में कामयाब हो चुका होता है। वो हंसते हुए सोचता है मैं कामयाब हो गया, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो पानी से भरे गिलास में पड़े स्वीट पोटैटो को देख रहा होता है और उसे एहसास होता है कि आलू बड़ा नहीं हो रहा। वो गुर्राता है टीचर तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ रंबूटान और लीची को एक बौना और चूहे जैसा दिखने वाला आदमी मिलता है। दोनों उसे बताते हैं हम इस जेल को एक सीक्रेट रास्ते
रास्ते से एस्केप करने वाले हैं। तुम हमारे साथ चलोगे? बॉने का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है। वो चाकू निकालकर चिल्लाता है, फटाफट यहाँ से भागो वरना अभी खत्म कर दूंगा। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लीची बोलती है, चाहे कोई कितना भी बेवकूफ या डम्ब लगे, यहाँ उस एक चीज के बारे में सबको पता होता है। रंबूटन हंसते हुए, हाँ, सिर्फ टीचर ही है जो अभी तक नहीं जानता। लीची के चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ड्रिल के अड्डे की लोकेशन मेरे मैप में है। शायद वो दोनों डांटे को रेस्क्यू करने की सोच रहे थे। दूसरी तरफ डांटे ने जाली, मैश और बांस की मदद से एक सिंपल फॉग कैचिंग सिस्टम तैयार कर दिया था। ड्रिल ये देखकर दंग रह जाता है। ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए वो फॉग वाले पानी को चखता है और कंफर्म करता है ये 100% शुद्ध फॉग है। फिर तो ड्रिल और उसके सारे साथी खुशी से नाचने लगते हैं। डांटे के गले में फूलों की माला डाल दी जाती है और सब टीचर टीचर चिल्लाकर उसे हवा में उछालने लगते हैं। अगले सीन में डांटे प्रिजन ड्रेस से बने फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई में तैयार है। ड्रिल ने अपने बाप से सिलवाया था। ड्रिल बोलता है, फॉर्मल कपड़ों में तुम बिल्कुल अलग इंसान लगते हो, शायद प्रकृति ने तुम्हें यही ड्रेस दी है। ड्रिल उसका अपनी टीम में स्वागत करता है। अब से हम सब तुम्हें सबसे ऊंचा सम्मान देंगे। डांटे मन ही मन सोचता है, ये ड्रिल हेड तो सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी आदमियों में से है। इसके जरिए मैं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर बाहर निकल जाऊंगा। ड्रिल बोलता है, आज हम बहुत बड़ा फेस्टिवल करने वाले हैं। तुम्हारी कृपा से अब हमें फॉग जमा करके रखने की जरूरत नहीं। जो फॉग मैंने अब तक इकट्ठा किया था आज सब इस्तेमाल करेंगे मेरे असेंशन के लिए। अगले सीन में एक बहुत बड़ी प्लेट में ढेर सारा फॉग हॉल के बीचों बीच रखा होता है। चारों तरफ ड्रिल के आदमी धूल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। ड्रिल एक ताली बजाता है, सब शांत। डांटे को लगता है कि सब मिलकर फॉग खाएंगे। ड्रिल अनाउंस करता है, मैं ड्रिल हेड अंडरग्राउंड का राजा और मेरे ड्रिल हेड साथी, आज वो दिन है जब हमारी मेहनत रंग लाई। आज तक जितना भी फॉग इकट्ठा किया था उससे मैं एसेंशन को चैलेंज करूंगा। क्या तुम लोग एसेंशन में यकीन करते हो? सब चिल्लाते हैं, वी बिलीव, असेंड असेंड। ड्रिल दंते से, अच्छे से देखो टीचर, एक राजा का असली जन्म होने वाला है। और फिर भूखे लकड़बग्घे की तरह सारा फॉग अकेला खाना शुरू कर देता है। डांटे सोचता है, ये क्या, ये तो अकेला ही सारा फॉग खाने लगा। ड्रिल के सारे आदमी असेंड असेंड चिल्ला रहे होते हैं। ड्रिल बिना रुके बिना सांस लिए सारा फॉग गटकता चला जाता है। हॉल में जितना भी फॉग था सब उसके पेट में। एक आदमी डरते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो? ड्रिल का पेट फूलकर गुब्बारा बन चुका था। वो हंसते हुए बोला, लगता है आज मेरा दिन नहीं, इतना फॉग खा लिया फिर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। उसका आदमी तुरंत, कोई बात नहीं बॉस, अब तो फॉग की कमी ही नहीं रही, किसी और दिन ट्राई करेंगे। लेकिन तभी कोई चिल्लाता है, देखो ड्रिल हेड पहले से बहुत लंबा हो गया है। सच में ड्रिल का कद 2 गुना हो चुका था। सब फिर पागलों की तरह चीखने लगते हैं, एसेंशन एसेंशन। कोई पूछता है, बॉस कैसा फील हो रहा है? कोई नया टैलेंट फील हो रहा है? ड्रिल आंखें बंद करके बोलता है, मैं पूरा यूनिवर्स फील कर रहा हूँ, वो जगह देख पा रहा हूँ जहाँ से फॉग आया था। हम सब एक नीले फीके नर्क में जी रहे हैं। और ठीक अगले सेकंड बूम, ड्रिल हेड फट जाता है। उसका मांस, खून और नीला फॉग पूरे हॉल में उड़ जाता है। सब चीखते हैं, इट्स फॉल बॉस, फाइनली फॉल। डांटे का पूरा शरीर फॉग के छींटों से लथपथ हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। फिर जो बचे थे वो ड्रिल के फटे हुए शरीर से फॉग और मांस इकट्ठा करके खाने लगते हैं। जो खाता है वो भी 10 सेकंड में फट जाता है। यही था द ग्रेट फॉग फेस्टिवल। एक आदमी चीखता है, अगर ऐसे ही खाते रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वो डांटे की तरफ देखकर रोने लगता है, टीचर प्लीज सबको रोक दो, अब तुम्हें ही लीडर बनना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन अगले ही पल बचे हुए सारे आदमी डंटे के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने को। डंटे अभी भी समझ नहीं पा रहा कि ये हकीकत है या कोई बुरा सपना। फिर एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह गोल और खाली था डांटे को डांटते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। डांटे गिड़गिड़ाता है, ह्यूंग प्लीज मुझे इस जगह से निकालो। लेकिन वह आदमी जवाब देता है, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो यह गोल चेहरा वाला आदमी डांटे का बड़ा भाई है, लेकिन डांटे को अपने भाई के असली चेहरे का कोई अंदाजा नहीं है। बचपन से ही डांटे को एक बीमारी है जिसे सिलेक्टिव प्रोसोपैग्नोसिया कहते हैं। सिलेक्टिव प्रोसोपैग्नोसिया एक विकार है जिसमें व्यक्ति चेहरे पहचानने में असमर्थ हो जाता है लेकिन वस्तुओं को बिल्कुल ठीक पहचान सकता है। यह हल्का या गंभीर हो सकता है। कुछ लोग अजनबियों के चेहरे नहीं पहचान पाते तो कुछ अपने करीबी परिवार वालों या अपनी ही शक्ल तक नहीं पहचान पाते। उन्हें लोगों को आवाज, चलने के अंदाज, बालों की स्टाइल, कपड़ों आदि से पहचानना पड़ता है। इस बीमारी की वजह से डांटे हमेशा अपने भाई को किसी अजीब प्राणी की तरह देखता था। इसलिए खुद के लिए आसान बनाने के लिए उसने अपने भाई को बस एक सादे गोल के रूप में कल्पना कर लिया था। अचानक डांटे की आंखें खुल जाती हैं। उसका बुरा सपना टूट जाता है और वह खुद को लीची और
और रामबुटान के बगल में लेटा हुआ पाता है उन्होंने उसे बचाया था। दोनों बताते हैं कि उन्हें वह बेहोश अवस्था में सीवर में मिला था। डांटे हैरान है कि वे उसे बचाने आए। लीची कहता है, हमने वादा किया था ना कि जेल से साथ साथ भागेंगे। डांटे माफी मांगता है, सॉरी मैंने तुम्हें रोका, लेकिन अब तुरंत भाग चलें। लीची जवाब देता है, रामबुटान पूरी तरह थक चुका है, हम पहले ही काफी दूर आ चुके हैं। देखो हम जेल की सामने वाली दीवार के ठीक पास हैं और हमें एक ऐसी जगह भी मिल गई जहाँ कोई गार्ड टावर नहीं है। उन्होंने अलाव जला रखा है। रामबुटान पूछता है, तो ड्रिल मर गया? डांटे सिर हिलाता है, हाँ मर गया। वहाँ पीछे सब पागल हो गए थे और बहुत ज्यादा फॉग खाने के बाद फटकर मर गए। रामबुटान समझाता है, इसे फॉलिंग कहते हैं, फॉग की ओवरडोज से मौत। जैसा हमने तुम्हें बताया था, जितना ज्यादा फॉग खाओगे उतने मजबूत बनोगे, लेकिन एक सीमा होती है। किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि वह सीमा कहाँ है। अगर उसे पार कर गए तो शरीर फट जाता है। सब बस किसी के फॉल करने का इंतजार करते हैं। तीसरा कोई नतीजा नहीं होता। फॉल मतलब मौत। एसेंशन एक सीमा को तोड़कर आगे बढ़ना और दूसरी टैलेंट हासिल करना। एसेंशन के बाद लोग उस व्यक्ति के पीछे चल पड़ते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। एसेंशन बहुत दुर्लभ होता है। आमतौर पर लोग फॉल ही करते हैं। डांटे पूछता है, लोग दूसरी टैलेंट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं? रामबुटान जवाब देता है, यह तो बस एक किंवदंती जैसा है। कहते हैं एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके पास अनंत टैलेंट्स होंगी, जो इस दुनिया के हर नियम को तोड़ेगा और हमें सबको आजाद कर देगा। वही व्यक्ति हमारा भगवान बनेगा। हम उसे सुप्रीम लीडर कहते हैं। सीन लिम्बो की तरफ शिफ्ट होता है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वह अपने आसपास की हर चीज महसूस कर सकता है। रेंगते कीड़ों की आवाज, भूखे कैदियों के पेट की गुर्राहट, उड़ते पक्षी, लड़ते कैदी, वह डांटे के चश्मे की हल्की सी क्लिक की आवाज भी सुन रहा है। अब लिम्बो को ठीक ठीक पता है कि डांटे कहाँ है। शायद उसने अपनी टैलेंट जगा ली है। मेरा अनुमान है कि उसकी टैलेंट बिल्लियों जैसी है, यानी ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहना या अंधेरे में देखना वगैरह, लेकिन यह सिर्फ मेरा अंदाजा है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस बीच ड्रिल हेड के बेस के अंदर कुछ लोग पूरे प्लेग डॉक्टर मास्क और प्रोटेक्टिव सूट पहने ड्रिल का मांस और फॉग इकट्ठा कर रहे हैं। थैले मास्क वाली बोलती है, यहाँ हर रोज कोई न कोई बर्बाद होता है। फॉग इकट्ठा करते हुए एक लाल बालों वाला आदमी उसे एक पैकेट थमाता है और कहता है, अरे टूरिस्ट, ये रखो हाई क्वालिटी फॉग। लाल बालों वाला बोलता है, वह आदमी मिला? थैले मास्क वाली बोलती है, कौन? वह एक बाजू वाला, कोई जानता है शायद। लाल बालों वाला बोलता है, पूरे 1 साल हो गए और तुम्हें बस इतना पता है। थैले मास्क वाली बोलती है, देखो यह काम अब मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहा। आखिरकार यह तो फॉगलैंड ऑपरेशंस ब्यूरो का ऑन ऑर्डर है ना। लाल बालों वाला चिढ़कर बोलता है, बकवास बंद करो। थैले मास्क वाली बोलती है, इस साल दाम बढ़ गए हैं, क्या तुम ज्यादा पैसे दे सकते हो? लाल बालों वाला बोलता है, अगर तुम उसे मेरे पास लाओगे तो जितना मांगोगे उतना दूंगा। लाल बालों वाले की आंखें चमक रही हैं, वह शायद खुद भी फॉग यूजर है। दूसरी तरफ सुबह हो चुकी है। डांटे, लीची और रामबुटान जेल से भागने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डांटे दीवार पर खून के धब्बे देखता है। जब वह रामबुटान से इसके बारे में पूछता है तो रामबुटान कहता है, मुझे भी नहीं पता, रात में कोई आवाज नहीं आई थी। किसी कारण से डांटे का दिल बेचैनी से धड़कने लगता है। फिर भी डांटे पूछता है, क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रामबुटान हाँ कहता है और उसे एक थैला थमा देता है। बोला, इसे बहुत संभाल कर रखना। फिर वह पूछता है, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? डांटे जवाब देता है, हाँ। रामबुटान पूछता है, क्या तुम कोई प्रार्थना सुना सकते हो? डांटे कहता है, हाँ सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ हमारे पिता वाली प्रार्थना आती है। रामबुटान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ वही बिल्कुल ठीक रहेगी। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। वह डांटे और लीची दोनों को अपनी बाहों में खींचकर पास लाता है। लीची कहता है, मास्टर डांटे, प्रार्थना शुरू करो। डांटे प्रार्थना सुनाने लगता है। जैसे ही रामबुटान दीवार के ऊपर छलांग लगाने के लिए पूरी ताकत इकट्ठा करता है, अचानक एक जोरदार मुक्का सीधा रामबुटान के चेहरे पर लगता है। यह मुक्का लिम्बो का था। तीनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और रामबुटान की नाक से खून बहने लगता है। लिम्बो की नीली चमकती आंखें उन्हें भूखे शेर की तरह घूर रही हैं। डांटे उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? लिम्बो चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। वह डांटे पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। डांटे मुश्किल से बचता है और जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रामबुटान लीची और डांटे को पकड़ता है और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है। मगर लिम्बो उससे कहीं ज्यादा तेज है। वह बिना मेहनत के उनके पास पहुंच जाता है। रामबुटान समझ नहीं पाता कि यह लड़का अचानक इतना ताकतवर और तेज कैसे हो गया। क्या इसकी कोई दौड़ने वाली टैलेंट है? लिम्बो टीचर को चिल्लाकर कहता है, रुको वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, और फिर हमला करता है जिससे तीनों एक बार फिर गिर पड़ते हैं। अब लिम्बो ठीक डांटे के सामने खड़ा है। डांटे पूछता है, मैंने तुमसे किस बारे में झूठ बोला? बता। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आलू कैसे उगते हैं। लिम्बो गुस्से में कहता है, मैंने ठीक वही किया जो तुमने कहा था। मैंने आलू को पानी दिया, धूप दी और फिर भी कुछ नहीं हुआ। डांटे जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? अभी तो सिर्फ 1 दिन हुआ है, इतनी जल्दी कैसे उग सकता है? लिम्बो पूछता है, तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था? डांटे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हर चीज को
को उगने में समय लगता है। यह बात स्पष्ट नहीं है क्या? बेवकूफ, कम से कम 1 हफ्ता तो इंतजार करो, तब पता चलेगा कि उगेगा या नहीं। लिम्बो थोड़ा शांत हो जाता है। ओह, अब समझ आया, लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डांटे जवाब देता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं इस नरक से बाहर निकल रहा हूँ और अब तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है। लिम्बो रामबुटान और लीची को देखता है और कहता है, तो ये सब इन दोनों की वजह से हुआ? डांटे जल्दी से लिम्बो से कहता है कि उन्हें नुकसान मत पहुंचाना और बस चला जाए। लेकिन लिम्बो ठंडे स्वर में जवाब देता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम जीना चाहते हो, याद है? और अब तुम इनके लिए मरने को तैयार हो? रामबुटान गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है, फिर एक दुष्ट मुस्कान देता है और बोला, बस यहाँ से गायब हो जा। वह डांटे की तरफ मुड़ता है और कहता है, डांटे, हमारे साथ चलो। डांटे को बहुत बेचैनी महसूस हो रही है और वह उनके साथ जाने में हिचकिचाता है। रामबुटान डांटे का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम इस पागल की बात सुन रहे हो? इसका दिमाग तो सच में पिघल रहा है, इसकी मत सुनो। पीछे से लीची रामबुटान के कान में फुसफुसाता है, टीचर को पकड़ो और तेज भागो। लिम्बो के ठीक सामने रामबुटान जबरदस्ती डांटे को खींचता है और दौड़ने लगता है, चिल्लाते हुए, मास्टर डांटे, प्रार्थना और तेज बोलो। रामबुटान फिर पूरी ताकत से दीवार के ऊपर छलांग लगाता है। डांटे की अंतरात्मा चीख रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक दौड़ रहे हैं। रामबुटान ने बिना किसी कारण के उसकी रक्षा कैसे की? लिम्बो को उसके लिए मारने तक तैयार था। वह मन ही मन सोचता है, मुझे तो ये लोग अच्छे लगते हैं, इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, हमने साथ में इस जेल से भागने का वादा किया था। अचानक हवा में ही रामबुटान डांटे को खुद से दूर धकेलता है और उसे जोर से लात मारता है। रामबुटान और लीची उल्टी दिशा में भागकर निकल जाते हैं। वह थैला जो रामबुटान ने डांटे को दिया था गिरता है और फट जाता है। उसमें से फॉग निकलकर चारों तरफ फैलने लगता है। इधर आलू का राक्षस ढूंढ रहे 2 अन्य कैदी देखते हैं कि वह अपनी जगह से गायब है। वे कहते हैं, लगता है फिर कोई जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि आलू का राक्षस डांटे तक पहुँच चुका है। वह सीधा राक्षस के मुंह में गिरने वाला है। कुछ दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लीची और रामबुटान ठीक उसी आलू के राक्षस के सामने खड़े हैं। लीची पूरे इलाके का पूरा नक्शा बना रहा है। रामबुटान राक्षस को छू रहा है। लीची उसे मना करता है। हमें बताया जाता है कि राक्षस का नाम गारगोयल है। रामबुटान कहता है, यह तो बस एक मूर्ति जैसा लगता है, यह तब तक हिलता भी नहीं जब तक कोई भागने की कोशिश न करे। रामबुटान आलू के राक्षस को लात मारता है और कहता है, तो यह सच में जिंदा है? मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी घटिया चीज हमें भागने से रोक सकती है। लीची कहता है, लोग कहते हैं कि यह फॉग के साथ आया था। कुछ कहते हैं कि शरीर पर लगा फॉग जो हम सांस में लेते हैं, सब कुछ। वे नहीं चाहते कि वह फॉग गायब हो जाए, इसलिए लोग इसे बाहर ले जाने से रोकते हैं। रामबुटान पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह सोच सकता है? लीची जवाब देता है, ऐसा लगता है कि यह सोच सकता है, यह फॉग को महसूस कर सकता है। इसे तुरंत पता चल जाता है कि कौन भागने की सोच रहा है। जब तक गारगोयल यहाँ है, हम इस जगह से कभी निकल नहीं पाएंगे। जितना मैं बाहर की दुनिया और धूप का सपना देखता हूँ, उतनी ही निराशा मेरे अंदर बढ़ती जाती है। रामबुटान लीची का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इस जगह से निकालूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कट टू वर्तमान। रामबुटान दीवार के ऊपर से बाहर की तरफ छलांग लगा देता है। ठीक उसी पल आलू का राक्षस डांटे को खा जाता है। हंसते हुए रामबुटान कहता है, काम कर गया। उसके थैले में फॉग और वो बेवकूफी भरी प्रार्थनाएं। गारगोयल को लगता है कि फॉग लेकर डांटे ही भागा है। ऐसा कहते हुए रामबुटान दीवार से नीचे कूदता है, जमीन पर उतरता है और सामने की धूप को देखता है। वह कहता है, हम कर दिखाया, अब हम आजाद है ना लीची? लेकिन लीची की आवाज नहीं आती। जब वह कंधे की तरफ देखता है तो देखता है कि लीची का सिर पूरी तरह गायब है। वह सिर्फ लीची का बिना सिर वाला शरीर कंधे पर लटकाए हुए है और आलू का राक्षस उसका सिर चबा रहा है, एक टांग पर खड़ा हुआ। रामबुटान बस अपनी मोहब्बत को च्युइंग गम की तरह चबाते हुए देखता रहता है। गुस्से में वह लीची का शरीर फेंक देता है और राक्षस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। लेकिन उसकी लात लगने से पहले ही आलू का राक्षस अपने मुंह में नीली एनर्जी बॉल तैयार करता है और सीधे रामबुटान की टांगों पर एनर्जी बीम अटैक छोड़ता है। रामबुटान बस चीखता रह जाता है। अब आलू का राक्षस वापस जेल के अंदर चल पड़ता है। उसके सामने लिम्बो खड़ा है। लिम्बो अपनी सूजी हुई मुट्ठी कसता है, राक्षस की तरफ दौड़ता है और अपनी सूजी हुई बाजू से लूफी के एलिफेंट गन की तरह राक्षस के बंद मुंह पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि मुंह फट जाता है। राक्षस नीली एनर्जी बीम छोड़ता है, लेकिन लिम्बो बच जाता है। हमले से उसके गाल पर सिर्फ एक कट लगता है। इसके बाद लिम्बो मुंह पर मुक्के मारता रहता है जब तक कि वह पूरी तरह टूट न जाए। जब आलू के राक्षस का मुंह टूटता है तो हम देखते हैं कि टीचर अभी भी मुंह के अंदर जिंदा है।
बुरी तरह डरा हुआ। वह लिम्बो को देखकर कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं गलत था, प्लीज। लिम्बो अपनी सूजी हुई हाथ से डांटे को पकड़ता है, राक्षस के मुंह से बाहर खींचता है और जमीन पर फेंक देता है। डांटे लिम्बो की टांग पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, मुझे लगा तुम भी मुझे मारने आए हो, तुम इतने डरावने क्यों व्यवहार कर रहे हो। लिम्बो उसे आंखें खोलने को कहता है और बोलता है, कहो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस समय तक राक्षस दोनों के बहुत करीब आ चुका है, जिसे देखकर डांटे चीखने लगता है। वह चिल्लाता है, 182 तेज भागो, राक्षस आ गया। लिम्बो डांटे को लात मारता है और कहता है, उसे कहो मैं दोबारा नहीं छोड़कर जाऊंगा। मैंने तुम्हें कई बार कहा था, इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जल्दी से वह कहो जो मैंने कहा है। आखिरकार डांटे कहता है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जैसे ही डांटे यह कहता है, आलू का राक्षस तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। डांटे कहता है, यह कैसा जीव था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। वह लिम्बो से पूछता है, लीची और रामबुटान का क्या हुआ, क्या वे भाग निकले। लिम्बो जवाब देता है, दोनों मर चुके हैं, जो तुमने अभी देखा वह भ्रम नहीं था। जो भी इस जमीन से भागने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। कोई हॉलो वन को हरा नहीं सकता। फिर हमें लीची और रामबुटान की लाशें दिखाई जाती हैं। रामबुटान की दोनों टांगे गायब हैं और लीची का सिर नहीं है, मतलब उनकी टैलेंट्स को हॉलो वन ने उनसे छीन लिया था। सीन बदलता है बोन ईटर पर, उस नरभक्षी पर जिसे बोन ईटर कहते हैं। वही थैले वाला मास्क पहने आदमी उसके सामने खड़ा है और पूछता है, क्या तुम सच में लोगों को खाते हो या बस लोगों को डराने के लिए यह नाम रखा है। बोन ईटर अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है, उसे छूता है और कहता है, मुझे भी उत्सुकता है कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। फिर वह पूछता है, तुम बहुत बहादुर लगते हो बच्चे, यहाँ क्या करने आए हो। थैले मास्क वाला कहता है, मुझे किसी को ढूंढने में मदद चाहिए। वह एक फोटो दिखाता है और कहता है, यह कैदी नंबर 182 है, लंबाई 182 सेमी, चेहरे के दाहिनी तरफ 2 तिल हैं, दाहिना हाथ गायब है। बोन ईटर फोटो देखता है और कहता है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। थैले मास्क वाला जवाब देता है, अगर तुम्हें इतना पसंद आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोन ईटर कहता है, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, तुम असल में हो कौन। थैले मास्क वाला जवाब देता है, यह मैं हूँ जो सिर्फ ताकतवरों के इलाके में जी रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ए का सीनियर हूँ। और हम देखते हैं कि थैले मास्क वाले की बाजू पर एक जिप है। मुझे पक्का नहीं कि वह जिप उसके कपड़ों पर है या असली त्वचा पर। और लिम्बो से उसकी क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। यहाँ हम देखते हैं कि पोटैटो मॉन्स्टर उसी जगह वापस आ गया है। 2 कैदी कह रहे हैं, वह दुष्ट गोलेम वापस आ गया, और वे कहते हैं कि इस बार उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। उनमें से एक कहता है, देखो उसके दांत टूटे हुए हैं, क्या हुआ, क्या विकेट गोलेम घायल हो गया, क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। तभी एक क्लोक्ड आदमी आता है, उसने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा है। वह कहता है, यह एक ओमेन है। दोनों चिल्लाते हैं, बाबा यागा। रहस्यमयी आदमी हंसता है, हाँ हाँ हाँ। कैदी कहते हैं, 5 साल बीत गए, आज पहली बार उसने अपना मुंह खोला है और उसके मुंह से बहुत बुरी बदबू आ रही है। बाबा यागा कहता है, यह एक बहुत बड़ा ओमेन है, थोड़ी पर दरार पड़ गई है, यह प्रोफेसी है। कैदी कहते हैं, जल्दी लिख लो। वह कहता है, द बर्ड हैज टेकन फ्लाइट। बाबा यागा अपने हाथ फैलाता है और कहता है, वह दिन नजदीक आ रहा है। और हम बाबा यागा का चेहरा भी देखते हैं, जिसका सिर पीछे की ओर लंबा है और चेहरा ऐसा है जैसे कोई एलियन 8-10 महीनों से भोजन न किया हो। सीन टीचर और लिम्बो पर बदलता है। टीचर पूछता है, क्या लीची और रामबुतान सच में मारे गए। लिम्बो कहता है, हाँ, लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर ने नहीं मारा, सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है। टीचर चिल्लाता है, यह चीज आखिर है क्या। लिम्बो कहता है, यह वो चीज है जो फॉगलैंड से निकलने की कोशिश करने वालों का शिकार करती है और उन्हें मार डालती है। टीचर अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, ऐसी चीज कैसे हो सकती है, और लीची और रामबुतान ने उन्हें कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं बताया। लिम्बो कहता है, वे दोनों लायर्स थे। टीचर बार बार एक ही बात दोहराता रहता है क्योंकि वह अभी तक इसे प्रोसेस नहीं कर पाया है। और वह पूछता भी है, क्या बाहर की दुनिया को पता है कि ऐसी चीज मौजूद है जो कैदियों को निकलने से रोकती है, ये खतरनाक मॉन्स्टर जो जेल से भागने वालों को मार डालता है। लिम्बो बस उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है, तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया तो विश्वास क्यों नहीं करते। अगर दीवार पार करने की कोशिश करोगे तो मार दिए जाओगे, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। दंते बस चुपचाप उसे घूरता रहता है और घुटनों पर गिर पड़ता है और वह बस सोच रहा है, काश यह झूठ होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वह खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है और जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लिम्बो गुस्से में आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है और फिर चुप रहने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डंटे और लिम्बो खाना खाने बैठे हैं। उनके सामने खाने की प्लेट है। लिम्बो खाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ सूजा हुआ है, जिसकी वजह से वह चम्मच नहीं पकड़ पाता और खा नहीं पाता। इसी बीच दांते अभी भी पिछली घटना के बारे में सोच रहा है। वह मॉन्स्टर क्या है? क्या यह जेल का कोई सिक्योरिटी सिस्टम है? क्या यह कोई मशीन है?
क्या यह मॉन्स्टर है या ये सब हेलुसिनेशंस हैं? लेकिन जो भी है, वह मॉन्स्टर या वो चीज इतनी ताकतवर है कि इन मॉन्स्टरस कैदियों को रोक सके। वह मानता है कि वह सिर्फ एक बेट था जिसे रंबुटान और लिची ने वहाँ से भागने के लिए इस्तेमाल किया, और वह सोचता है, डैम, मैं इतना करीब पहुँच गया था, अब दूसरों के बारे में सोचने से क्या फायदा। मेरा स्टार्ट ही इतना बुरा था क्योंकि मैं भागने के इतना ऑब्सेस्ड था। मैंने ठीक से नहीं सोचा, बस विश्वास कर लिया। और लिम्बो की ओर देखते हुए वह सोचता है, लेकिन यह आदमी मुझे बचाने की क्यों कोशिश कर रहा है? क्या वह कुछ छिपा रहा है? इस बार तो उसने मुझसे पोटैटोज के बारे में भी नहीं पूछा। स्वीट पोटैटोज उगाने का कोई टेम्पटेशन नहीं था क्योंकि मैंने उसे सब बता दिया था। कपड़ों के लिए नहीं, फॉग के लिए नहीं। उसे तो पता भी नहीं था कि मेरे पास फॉग है। क्या वह सच में गुड पर्सन है? भले ही मैंने उसके साथ टेरिबल बातें कही हों, मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। इसके बावजूद टीचर लिम्बो से पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यह ऐसा क्यों है? लिम्बो अपना हाथ छिपाता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। टीचर उसके हाथ के पास जाता है और कहता है, यह पहले से भी ज्यादा सूजा हुआ है। लिम्बो कहता है, छोड़ो, मैं ठीक हूँ, इस पर ध्यान मत दो। टीचर कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लिम्बो कहता है, यह सिर्फ फ्रैक्चर है। लेकिन टीचर कहता है, यह नॉर्मल नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है। टीचर जांचने के लिए उसके हाथ को छूता है और जब वह लिम्बो के चेहरे की ओर देखता है तो पाता है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वह दिखा नहीं रहा, वह सहन कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिम्बो के हाथ पर बैंडेज बांध दी गई है। यह बैंडेज बांधकर गले में लटका दिया गया है। लिम्बो को यह पसंद नहीं आ रहा और वह इसे हटाने को कहता है। टीचर कहता है, यह बस टेम्पोरेरी है, अगर ज्यादा हिलाओगे तो और दर्द होगा। लिम्बो कहता है, जल्दी हटाओ, मुझे खाना खाना है। टीचर कहता है, हटाऊं तब भी तुम खा नहीं पाओगे। लिम्बो कहता है, मुझे बाथरूम जाना है। टीचर कहता है, क्या तुम समझते नहीं कि यह कितना डेंजरस है? अगर जल्दी इलाज नहीं करवाया तो अपना दूसरा हाथ भी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या तुम सोचते हो कि पूरी जिंदगी सिर्फ 2 पैरों से गुजार लोगे? अभी हम दोनों वीक और स्टूपिड हैं। लिम्बो कहता है, तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। टीचर पूछता है, कहाँ? हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ सच में हॉस्पिटल है? लिम्बो कहता है, हाँ। टीचर पूछता है, क्या तुम उन बुचर्स में से एक की बात कर रहे हो? लिम्बो कहता है, नहीं, वह डॉक्टर है, रियल डॉक्टर। टीचर पूछता है, वह कहाँ है? लिम्बो कहता है, मुझे नहीं पता। टीचर सोच में पड़ जाता है, क्या यहाँ सच में डॉक्टर मौजूद है? लिम्बो उसे बताता है, मैं उससे पहले लड़ चुका हूँ, मुझे लगता है वह जोन 0 में कहीं होगा। अब टीचर सोचता है, जोन 0, हाँ, यह जगह बहुत बड़ी है, एक्सेसिवली बड़ी, मैंने ड्राइंग में देखा था। तभी उसके दिमाग में ड्राइंग का ख्याल आता है। वह तुरंत अपने बैग में जाता है और ड्राइंग निकालता है। उस बैग में कुछ फॉग भी रखा हुआ था। ड्राइंग निकालते समय फॉग भी ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर लिम्बो बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ मैप को देखते हुए टीचर सोचता है, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही मैं गॉड में विश्वास न करता हूँ, लेकिन इसमें जरूर विश्वास करता हूँ। फिर वह मैप पर मौजूद एरियाज देखने लगता है जहाँ उसे कई जगहें दिखती हैं और वहाँ उसे मेडिकल सेंटर भी दिख जाता है। और हम देखते हैं पीछे लिम्बो फॉग कंज्यूम करके पूरी तरह हाई हो चुका है। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा, पीछे की ओर झुका हुआ है और आसमान की ओर देख रहा है और उसके मुंह से नीला फॉग निकल रहा है। यहाँ टीचर मैप देख रहा है और सोच रहा है, यह मैप बिल्कुल पिज्जा जैसा लग रहा है। यहाँ 4 जोन्स बांटे गए हैं। यहाँ कोई हेडक्वार्टर्स भी होना चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करता हो। पूरे मैप को देखने के बाद उसे हेडक्वार्टर्स की लोकेशन कहीं नहीं मिलती, लेकिन फिर उसे दिखता है कि मैप के पीछे का पेज मुड़ा हुआ है, वह टेप से चिपका हुआ है। जब वह उसे हटाता है तो पाता है कि वह कमांड सेंटर की लोकेशन थी, यानी फॉग HQ, और यह फॉग के बीच में एक आइलैंड है और यह फॉगलैंड के बिल्कुल बीच में है। इसे देखकर उसके आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। वह कहता है, तेरे पास एक प्लान है, हम सेंटर जा रहे हैं। लेकिन जब वह लिम्बो की ओर देखता है तो लिम्बो फॉग के नशे में पूरी तरह चूर है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है। यह द इंफॉर्मेशन ब्रोकर बेस का है। हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर फॉग का एक पैकेट पकड़े हुए सोच रहा है, इन दिनों बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर लकी रहा तो वह 1 आर्म गाय भी मिल जाएगा। तभी बाहर से उसके आदमियों में से एक चिल्लाता है, अरे कासिम, तुम्हारे पास नया कस्टमर आया है। कासिम उसे अंदर आने को कहता है और जब वह आदमी अंदर आता है तो वह कोई और नहीं बल्कि बोन ईटर है, जिसे देखकर कासिम बहुत डर जाता है और वह सोचता है, यह वही है जोन 0 के थग्स में सबसे डेंजरस गाय, यहाँ क्यों आया है? बोन ईटर कासिम को लिम्बो की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि उसे यह व्यक्ति ढूंढना है। कासिम लिम्बो को देखता है और कहता है, द ब्लड हाउंड भी इसे ढूंढ रहा है। बोन ईटर पूछता है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? कासिम अंदर से खुश है क्योंकि उसे डबल रिक्वेस्ट मिल गई है, जिससे एक ही काम करके डबल पैसे मिलेंगे। कासिम बोन ईटर से पूछता है, तुम कितने पैसे दोगे? बोन ईटर कहता है, कीमत तुम्हारी लाइफ है, मुझे लगता है यह काफी है।
कासिम कहता है, तुम बहुत बोरिंग हो, तुम जानते हो कि इस दुनिया में इन्फॉर्मर पर अटैक करना रूल्स के अगेंस्ट है। तभी बोन ईटर अपने हाथों से उसका कान फाड़ देता है और खा जाता है। बोन ईटर को उसके कान का स्वाद पसंद आता है और वह कहता है, अगर तुमने जल्दी मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे ऑर्गन्स के फ्लेवर की क्रेविंग और बढ़ जाएगी। दूसरी ओर दांटे नक्शे की गहराई से जांच कर रहा है। वह फॉग HQ ढूंढ निकालता है, लेकिन ध्यान देता है कि HQ के आसपास का इलाका बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। दांटे अपने मन में सोचता है, यहाँ तक तो लीची भी नहीं पहुँच सकी होंगी। नक्शे को देखते हुए वह एक जगह देखता है जो नीली पेन से मार्क की गई है, विमेन्स विंग। फिर हम देखते हैं कि दांटे के पीछे एक लिम्बो बेहोश पड़ा हुआ है, जिसके मुंह से नीला फॉग निकल रहा है। अचानक दांटे को लारा की याद आती है। लारा भी एक साइंस टीचर थी जो उसके साथ इस जेल में लाई गई थी ताकि वह कैदियों को साइंस पढ़ा सके। वह सोचता है कि क्या लारा को भी किडनैप किया गया है, लेकिन फिर विचार खारिज कर देता है, सोचते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ फंस गया। एक दूसरे सीन में किसी के केक को थप्पड़ मारा जा रहा है और आवाजें आ रही हैं कि इसे और जोर से हिलाओ। यह केक किसी और का नहीं बल्कि लारा का है। वह विमेन्स विंग में फंसी हुई है और उसके चेहरे पर हार्ली क्विन स्टाइल मेकअप लगा हुआ है। पीछे महिला कैदी चिल्ला रही है, हिलाओ और जोर से हिलाओ। लारा के पास उन्हें मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। फिर कहानी लारा के नजरिए से बदल जाती है। वह बताती है, मुझे जिस जगह भेजा गया था वह विमेन्स विंग थी। मेरा रास्ता बाकी टीचर्स से पूरी तरह अलग था। मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ता था। उसे एक लंबा एजेंट गाइड कर रहा था। उसने एजेंट से पूछा कि उसका क्लासरूम कैसा है, लेकिन एजेंट ने बस कहा कि कार में बैठो। जब उसने पूछा कि क्लासरूम दूर है क्या, तो एजेंट ने सिर्फ कहा, कार में बैठो किड। जैसे ही उसने उसे किड कहा, उसे कुछ गलत लगा। एजेंट ने फिर पूछा, तुम साइंस टीचर हो ना? और लारा ने पुष्टि की, हाँ बिल्कुल। उसी पल एजेंट ने अपना मास्क उतारा, जिसमें बड़े दांतों वाली चौड़ी मुस्कान दिखी। उसने अपना हेलमेट फेंक दिया। पता चला कि वह एजेंट नहीं था, वह एक आदमी था जिसके बाल सुपर सयान जैसे थे, पागलों की तरह हंसते हुए। उसने चिल्लाकर कहने लगा, हम साथ में इस दुनिया के अंत तक जा रहे हैं। उसके बाद उसे एक जगह लाया गया जिसे द क्वींस टाउन कहा जाता है। वर्तमान में वापस कैदी लारा से कहते हैं कि हिलाओ, और वह बस वहाँ बैठकर रो रही है। एक एक आंख वाली कैदी उसके पास आती है और कहती है, फिर रो रही हो? वह लारा को धक्का देती है, कहते हुए, तुम मेरी बूज का स्वाद बिगाड़ रही हो। वह लारा से पूछती है कि क्या फॉग रिसर्च में कोई प्रोग्रेस हो रही है, कहते हुए, सच बता, तुम बना नहीं सकती ना? अगर एक भी रिजल्ट है तो मेरे पास लाओ। नहीं ला सकती ना? फिर कैदी लारा को पकड़ती है और चाकू से धमकाती है, कहते हुए, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई उम्मीद नहीं है, बॉस को धोखा देने की कीमत। अभी मैं सिर्फ जिस चीज पर यकीन करती हूँ वह वो है। अचानक एक भारी आवाज उसे रोकने को कहती है। बाकी कैदी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यह काली है, सभी उसे काली कहते हैं। वह एक आंख वाली कैदी से कहती है, ये मजाक बहुत दूर चला गया नॉक्स। हमें पता चलता है कि एक आंख वाली कैदी का नाम नॉक्स है। काली लारा के पास आती है और पूछती है, क्या हो रहा है माय लिटिल बेबी बर्ड? नॉक्स बहस करती है, काली मेरी सुनो। वह पूरी तरह झूठ बोल रही है। वह कहती है कि फॉग नहीं बना सकती, लेकिन लारा चिल्लाती है, नहीं मैं बना सकती हूँ, मैं सच में बना सकती हूँ। नॉक्स दावा करती है कि यह सब बकवास है और लारा उन्हें बेवकूफ बना रही है। काली कहती है, माय बेबी बर्ड कहती है कि वह बना सकती है। गुस्से में नॉक्स चली जाती है, चेतावनी देते हुए, काली तुम्हें पछताना पड़ेगा। काली लारा से पूछती है, चलें माय बेबी बर्ड? अगले सीन में काली लारा को अपनी गोद में पकड़े हुए है। वह कहती है, मुझे तुम्हें हमेशा ऐसे कसकर पकड़ना चाहिए था। लारा कहती है, मैं ठीक हूँ। काली पूछती है, कुछ मदद चाहिए? बस बोलो। फिर हमें काली के बारे में पता चलता है। वह विमेन्स विंग की लीडर्स में से एक है, जिसे अटेंडेंट सॉर्सरर कहा जाता है। कहा जाता है कि वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से में जबरदस्त ताकत लगा सकती है। आमतौर पर वह अपनी गर्दन को तना हुआ रखती है ताकि अचानक हमलों से बच सके। वह वही है जिसने लारा को किडनैप किया था। काली पूछती है कि फॉग रिसर्च ठीक चल रही है क्या, बताते हुए कि पिछले बार वह लारा के लिए शुगर का बोरा लाई थी। वह चेतावनी देती है, मुझे मत बता कि नॉक्स ने जो कहा वह सच है। क्या तुम सच में फॉग बना सकती हो? लारा जवाब देती है, हाँ लगभग हो गया, बस पर्याप्त समय नहीं है। नॉक्स मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मैं बहाने बनाकर टाल रही हूँ तो बना नहीं सकती। काली गुस्सा हो जाती है और कहती है, बस इतनी सी बात तुम्हें शुरू से बताना चाहिए था। रुको, मैं नॉक्स से बात करती हूँ। काली नॉक्स का नाम चिल्लाते हुए भागती है। लारा सोचती है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। वह सोचेगी कि मैं शिकायत कर रही हूँ। तुरंत काली वापस आती है। लारा पूछती है, क्या तुमने उसे बता दिया? काली कहती है, हाँ मैं किसी को भी माय बेबी बर्ड का समय नहीं लेने दूंगी। लारा कहने की कोशिश करती है कि नॉक्स नाराज हो जाएगी, लेकिन काली बीच में टोकती है, सही कहा ना नॉक्स, मैं सच कह रही हूँ ना। हम देखते हैं कि नॉक्स उसके पीछे से झांक रही है। लारा को डर लगता है जब उसे पता चलता है कि काली ने नॉक्स का सिर फाड़ दिया है और उसे हाथ में पकड़े हुए है। काली कहती है, अब तुम्हारे पास भरपूर समय है ना। वह जोर से हंसने लगती है, जबकि अपने गालों पर दबाव डालती है और कहती है, फॉग आखिरकार बनने वाला है। लारा डर से कांप रही है। इस बीच लिम्बो और दांटे डम्पलिंग विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। लिम्बो
लिम्बो हमेशा की तरह पीठ पर भारी बोझ ढो रहा है। डांटे ने अपने चेहरे पर एक अजीब कपड़ा लपेट रखा है और अजीब चाल से चल रहा है। लिम्बो पूछता है कि वह क्या कर रहा है। डांटे बताता है कि यहाँ के कैदियों जैसे दिखने के लिए उसे ऐसे ही व्यवहार करना पड़ता है। डांटे अजीब तरीके से भारी सांस भी ले रहा है। लिम्बो कहता है, ऐसे सांस मत लो, परेशान करने वाला है और तुम बहुत धीमे हो। मैं आगे नहीं जा रहा, मुझे भूख लगी है। डांटे बहस करता है, क्या मतलब? हम तुम्हें ठीक करने जा रहे हैं। लिम्बो बताता है कि वे पहले से 2 कैफेटेरियाज पार कर चुके हैं और खाने पर जोर देता है। डांटे उसे पागल कहता है कि खाने पर हंगामा कर रहा है, चेतावनी देते हुए कि कैफेटेरियाज खतरनाक हैं और उनमें निगाहें लगी हुई हैं। वह लिम्बो को याद दिलाता है कि उसका हाथ टूटा हुआ है, इसलिए वह लड़ नहीं सकता और वे रुक नहीं सकते। उन्हें आगे बढ़ते रहना है। डांटे अपनी अजीब चाल से डंपलिंग विलेज की ओर चलता रहता है। सीन इंफॉर्मेशन ब्रोकर पर बदलता है, जहां उन्होंने द प्रिजनर रजिस्ट्री खोला है। इसमें कैदियों के नाम और नंबर हैं। जब कोई मरता है तो नाम पर क्रॉस लगा दिया जाता है। ये हमेशा ऐसे ही अपडेट होता रहा है। हालांकि नंबर 122 का आखिरी रिकॉर्ड मौत का था और 22 सालों तक वह नंबर दोबारा जारी नहीं किया गया। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति अब कौन है। एक आदमी सुझाता है कि शायद उसने किसी मरे हुए का टैग चुरा लिया, क्योंकि लोग रेयर नंबर चुराते हैं। कासिम असहमत होता है, नोट करते हुए कि हाउंड ने कहा था लड़का उस क्लास में था और उसे ब्रांड न्यू कपड़े जारी किए गए थे। नए कपड़े मतलब कैदी नंबर असली है। वे सोचते हैं कि क्या वह सच में नहीं मरा। उसके सफेद बालों का जिक्र करते हुए कासिम निष्कर्ष निकालता है कि रजिस्ट्री पिछले 22 सालों से अपडेट नहीं हुई, जो इंफॉर्मेशन ब्रोकर के लिए असंभव है। इसे जानबूझकर छिपाया गया था। कासिम गंभीरता से कहता है, ऐसा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ही कर सकता था। डंपलिंग विलेज में वापस लिम्बो और डांटे पहुंच चुके हैं। यह एक गांव है जिसमें हॉस्पिटल है। डांटे लिम्बो से पूछता है कि क्या उसे जगह याद है। लिम्बो कहता है नहीं, लेकिन वह जानता है कि यह टोफू विलेज नहीं है। डांटे राहत महसूस करता है कि वे आखिरकार टोफू विलेज से निकल आए। लिम्बो उसे चेतावनी देता है कि उत्साहित मत हो, क्योंकि जितना गहराई में जाएंगे उतने ही खतरनाक लोग मिलेंगे। अंदर से डंपलिंग विलेज आश्चर्यजनक रूप से सामान्य लगता है। जेल के बाहर के बाजार जैसा, दुकानें, लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं और बिजली भी है। वे पूर्ण आर्थिक व्यवस्था देखकर हैरान हैं। डांटे नोट करता है कि ज्यादातर गांव शोल्डर्स के कंट्रोल में है, लेकिन इस गांव को कंट्रोल करने वाला लिस्ट में नहीं है। मतलब उन्हें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसके नक्शे में अन्य जगहें जैसे स्लम विलेज, गरमाजा विलेज, बॉयलर, सनफ्लावर विलेज और शॉर्ट फील्ड विलेज दिखती हैं। डांटे लिम्बो से कहता है कि अंदर जाओ, लेकिन लिम्बो पहले से ही एक डंपलिंग शॉप पर है। दुकानदार, जो लेगो कैरेक्टर जैसा दिखता है, कहता है कि एक डंपलिंग की कीमत 0.10 ग्राम्स फॉग है। लिम्बो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर लेगो आदमी लिम्बो पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह दूसरी दुकान में उड़ जाता है। तो तुम चोर हो, लेगो आदमी चिल्लाता है। अन्य कैदी शामिल हो जाते हैं, आरोप लगाते हुए कि वे फेमस दुकान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। डांटे घबरा जाता है। मुक्का खाने के बाद भी लिम्बो बड़बड़ाता है, डंपलिंग्स दो। इससे डांटे और डर जाता है। लेगो आदमी कहता है, तो तुम डंपलिंग विलेज की आत्मा और इतिहास वाले डंपलिंग्स मुफ्त में चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है डंपलिंग्स मजाक हैं? लिम्बो के और बोलने से पहले डांटे उसका मुंह ढक देता है और लेगो आदमी से माफी मांगता है। वह दावा करता है कि लिम्बो उसका छोटा भाई है जो बीमार है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लेगो आदमी को यकीन नहीं होता, उन्हें लुटेरे कहता है और डांटे के संदिग्ध मास्क की ओर इशारा करता है। वह कहता है कि गांव में बुरे लोग नहीं अलाउड हैं और एक बड़ी चाकू निकालकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि भीड़ खुश होती है। अचानक एक बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल डंपलिंग जैसा दिखता है चिल्लाता है, रुको। लेगो आदमी रुक जाता है। यह एल्डर मोंगल डंपलिंग है। वह डांटे के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा भाई बीमार है? वह लिम्बो के घायल हाथ को नोटिस करता है। लेगो आदमी जोर देता है कि उन्होंने चोरी की कोशिश की, लेकिन एल्डर कहता है, चोरी करने के लिए उसके पास हाथ भी तो नहीं है ना। वह डांटे और लिम्बो से कहता है कि उसके साथ चलो। सीन एल्डर के घर पर बदलता है। डांटे डंपलिंग्स खा रहा है, जबकि लिम्बो उसे चिल्लाकर खिलाने को कह रहा है। एल्डर पूछता है कि उन्होंने चेहरे क्यों छिपाए, क्योंकि वे इतने हैंडसम हैं। डांटे पहले की परेशानी के लिए माफी मांगता है। जब एल्डर स्वाद के बारे में पूछता है तो डांटे कहता है कि वे अविश्वसनीय हैं और पूछता है कि ऐसी जगह पर सामग्री कैसे मिलती है। एल्डर जवाब देता है, हम कैफेटेरिया के बचे हुए स्लॉप से सामग्री जुटाते हैं। ये सुनकर डांटे तुरंत डंपलिंग थूक देता है और अपने हाथ में जो था उसे लिम्बो के खुले मुंह में ठूंस देता है। एल्डर कहता है कि उनके डंपलिंग्स गांव का गर्व हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, हालांकि कुछ हॉस्पिटल के लिए आते हैं। वह कहता है कि अगर इसलिए यहाँ आए हैं तो रुक जाएं। वह अपने हाथ दिखाता है जो गहरे घावों से ढके हैं। वह कहता है, वह जगह अब हॉस्पिटल नहीं है, यह डीमन किंग्स कासल है, हम इसे ऐसे ही कहते हैं। फिर सीन हॉस्पिटल को दिखाता है जो बिल्कुल एक भयानक हॉन्टेड डीमन कासल जैसा दिखता है। डांटे पूछता है, द डीमन किंग्स कासल ये क्या है? डंपलिंग मैन कहता है, उस जगह के अंदर एक बेहद खतरनाक एंटिटी रहती है। उरुक और दीवार की कहानी, वह भी उसी एंटिटी की वजह से हुई थी। तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा यही है कि उसके आसपास भी न जाओ, क्योंकि डीमन किंग को देखकर कोई जिंदा वापस
वापस नहीं आया। डांटे पूछता है, क्या मतलब फॉग गैंग के मेंबर्स वहाँ के आसपास हैं? डम्पलिंग मैन जवाब देता है, नहीं, उस लेवल का नहीं, लेकिन उस जगह के करीब पहुँचना भी असंभव है। डांटे चिल्लाता है, रुको, तो फिर वहाँ का डॉक्टर क्या? कोई वहाँ नहीं है? हमें किसी भी कीमत पर डॉक्टर से मिलना है। डम्पलिंग मैन बताता है, जितना मुझे पता है वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, बस इतना ही। उम्मीद है कि सुबह होते ही तुम दोनों तुरंत चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक रात ठहरने का इंतजाम कर दूंगा। वह जगह अब हॉस्पिटल नहीं रही। इसके बाद डांटे और लिम्बो अपने कमरे में आते हैं और बैठ जाते हैं। डांटे सोच रहा है, बूढ़ा आदमी आखिर कहना क्या चाह रहा था? यहाँ क्या हुआ था? क्या डीमन किंग ने सभी डॉक्टर्स को मार डाला? फिर वह लिम्बो से पूछता है, तुमने डॉक्टर को आखिरी बार कब देखा था? लिम्बो जवाब देता है, बहुत पहले। डांटे फिर पूछता है, मेरा मतलब ठीक ठीक कितना पहले था वो? बहुत पहले। ज्यादा डिटेल में बता सकते हो? उस समय हॉस्पिटल कैसा था? हालात क्या थे? लिम्बो थोड़ा सोचता है और कहता है, उस समय मैंने एक हाथ खो दिया था। मुझे भूख भी लगी थी और चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए मैं इलाज करवाने हॉस्पिटल ढूंढने गया और वहाँ एक डॉक्टर था। वह जारी रखता है, मैंने डॉक्टर से कहा, मेरा हाथ ठीक करो। डांटे पूछता है, क्या तुमने सच में ऐसे कहा था? लिम्बो कहता है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या इसे अभी लगा दूं, इडियट? कुछ ऐसा कहा। लिम्बो आगे कहता है, तो मैंने उसे मारा, फिर उसने मुझे मारा और मैंने उसे फिर मारा। डांटे पूछता है, तुमने डॉक्टर को मार तो नहीं डाला ना? लिम्बो जवाब देता है, मैंने नहीं मारा। डांटे कहता है, तो तुमने उसे सिर्फ मॉडरेट लेसन सिखाया था ना? वो आदमी अभी भी वहाँ है? लिम्बो जवाब देता है, उसी ने मुझे लेसन सिखाया था। हम देखते हैं कि लिम्बो बुरी तरह घायल होकर लेटा हुआ है, लगभग लाश जैसा। लिम्बो जारी रखता है, उसने मुझे एक और बार मारा और मैं वहीं गिर पड़ा, इसलिए अब मैं उसे वापस मारने जा रहा हूँ। मुझे उसे मारना है। डांटे कहता है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है? हमें तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर जिंदा है या मर चुका। वो गांव का चीफ पहले ही कह चुका है कि हॉस्पिटल में अब डॉक्टर नहीं है। लेकिन लिम्बो कहता है, मैंने डॉक्टर की आवाज सुनी थी। फिर हमें कोई दिखाया जाता है जो सर्जिकल सीजर को उंगलियों पर घुमा रहा है, खिड़की के पास खड़ा हुआ। अगले दिन हम डांटे और लिम्बो को डीमन किंग्स कासल के पास देखते हैं, जो नोवा मेडिकल सेंटर है। वहाँ बहुत सारे कैदियों के शव पड़े हुए हैं, बहुत बुरी हालत में। कुछ शव बहुत पुराने और सड़ रहे हैं, जबकि कुछ ताजा हैं, शायद कुछ दिन पहले ही मारे गए। डांटे कहता है, लगता है ब्रेड सेलर्स की बातें झूठी नहीं थी। यह जगह अब हॉस्पिटल नहीं रही। डांटे लिम्बो से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ सच में डॉक्टर है? लिम्बो जवाब देता है, मैंने बताया ना, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। डांटे अपने मन में सोचता है, अब मुझे नंबर 182 की एक और एबिलिटी पता चल रही है। उसके कान बेहद तेज हैं, वह अविश्वसनीय स्पष्टता से सुन सकता है। डांटे पूछता है, वो क्या है? क्या वो डॉक्टर की आवाज है? लिम्बो कहता है, मुझे नहीं पता। डांटे लिम्बो से पूछता है, क्या तुम में कोई स्पेशल टैलेंट है, कुछ एबनॉर्मली सेंसिटिव हीरिंग जैसा? लिम्बो जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई वियर्ड टैलेंट नहीं है। डांटे कहता है, नहीं, जरूर है, तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्या तुम ऐसी आवाजें सुन सकते हो जो बाकी लोग नहीं सुन सकते? बता दो, अगर सच में ऐसी एबिलिटी है तो ये हमें बहुत मदद करेगी। लिम्बो जवाब देता है, मैंने बताया ना, मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए डांटे अपना मुंह बंद करता है और बहुत धीरे से कुछ बड़बड़ाता है, ऐसा कि सामान्य इंसान शायद न सुन सके। लेकिन लिम्बो डांटे की बातें सुन लेता है। लिम्बो मुड़ता है और उसे जोरदार किक मारता है, दूर फेंक देता है। डांटे कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। और वह अपने मन में सोचता है, मैंने तो होंठ भी मुश्किल से हिलाए, आंशिक रूप से कोई आवाज भी नहीं निकाली, फिर भी उसने सुन लिया, तो साफ है कि उसके कान सच में बहुत तेज हैं। अगर ऐसा है तो अभी यह जगह डीमन किंग्स कासल या यह हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि अंदर जाकर खुद देखने के सिवा कोई चारा नहीं है। लिम्बो सीधे हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डांटे उसे छिपने को कहता है और बोलता है, वहाँ देख सकते हो, वो हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस जरूर है। क्या अंदर से कोई बात करने की आवाज सुन रहे हो? और जो प्लान मैंने बताया था वो याद है? लिम्बो कहता है, हाँ। डांटे कहता है, तो बता दो प्लान क्या है? लिम्बो जवाब देता है, दरवाजे पर नॉक करो और जितनी तेजी से हो सके छिप जाओ। अगर जो बाहर आए वो डॉक्टर नहीं है तो वेपन ढूंढो और भाग जाओ। डांटे कहता है, बहुत अच्छे, तो चलो। प्लान का नाम रिंग द बेल एंड रन। हम देखते हैं कि लिम्बो मेन गेट के सामने खड़ा है। डांटे सोच रहा है, 182 के कान बहुत तेज हैं। वह रामबुटान जितनी तेजी से लगभग दौड़ भी सकता है। अगर 182 ऊपर जाए तो हम सुरक्षित रूप से हॉस्पिटल के अंदर की स्थिति चेक कर सकते हैं। फिर लिम्बो अपने पैर से मेन गेट पर नॉक करता है और तुरंत दौड़कर छिप जाता है। लिम्बो और डांटे दोनों छिप कर देखते हैं कि कोई बाहर आता है या नहीं, लेकिन कोई नहीं आता, कोई आवाज भी नहीं आती। डांटे कहता है, एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार थोड़ा जोर से नॉक करो। लिम्बो फिर वही करता है, वह प्रोसेस दोहराता है, नॉक करता है और फ्लैश स्पीड से छिप जाता है, लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं आता। डांटे सोचता है कि शायद अंदर जगह खाली है। तो फिर लिम्बो ने जो आवाज का जिक्र किया था वो क्या थी? अब लिम्बो खुद ही एंट्रेंस की ओर दौड़ता है, कहते हुए कि इस बार वह ज्यादा जोर से नॉक करेगा। और जैसे ही वह मेन एंट्रेंस गेट को लात मारता है, पूरा गेट टूट जाता है और लिम्बो हॉस्पिटल के
अंदर चला जाता है। डांटे चिल्लाता है, नंबर 182, मेरी सुन रहे हो? जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। लेकिन अचानक लिम्बो बाहर की ओर गिरता है, जैसे किसी ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया हो। डांटे इसे देखकर डर जाता है और सोचता है कि शायद ये डीमन किंग है। फिर हम देखते हैं कि कोई हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है, सर्जिकल सीजर्स घुमा रहा है। डांटे इसे देखकर कहता है, नहीं, ये वो नहीं है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका पूरा चेहरा स्टिचेस से ढका हुआ है। वह कहता है, ये बास्टर्ड्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हम एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म में आदमी को देखते हैं जो वन पंच मैन के कैरेक्टर ज़ॉम्बी मैन से बहुत मिलता जुलता है। डांटे सोचता है, क्या यही डॉक्टर है? डॉक्टर चिढ़ते हुए चिल्लाया, ये पैथेटिक पीस ऑफ ट्रैश मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं। नीचे गिरा हुआ लिम्बो उसे देखते हुए बुदबुदाया, तो यह डॉक्टर है? डॉक्टर ने भी पलटकर पूछा, तो तुम डॉक्टर को ही देखने आए हो? लिम्बो खड़ा हुआ और अपना पट्टियों से बंधा हुआ हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फिक्स दिस आर्म। लेकिन डॉक्टर का जवाब रोका था, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, गेट लॉस्ट। तभी डांटे ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, नंबर 182 शो सम मैनर्स। तुम जितने दयनीय दिखोगे उतना ही बेहतर होगा। डॉक्टर ने अपनी उंगली लिम्बो के मास्क में फंसाई और उसे करीब खींचकर बोला, क्या तुम अपने साथ फॉग लेकर आए हो, या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे क्रिमिनल कचरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव होना चाहिए? तुम जैसों की हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की? लिम्बो ने पूछा, तुम एक डॉक्टर हो ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ। तो लिम्बो बोला, एक डॉक्टर होने के नाते? डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा, डॉक्टर होने का तुम्हारे घायल होने से क्या लेना देना? लिम्बो ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे डॉक्टर पर एक नी किक मारी। डांटे यह देखकर हैरान रह गया, पर डॉक्टर ने उस वार को अपने हाथों से रोक लिया। डॉक्टर बोला, मुझे पता था तुम जैसे लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। व्हाट अ बंच ऑफ इल मैनर्ड इडियट्स। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने एक जोरदार किक लिम्बो की तरफ मारी। लिम्बो ने उसे डॉज कर लिया, जिससे वह किक सामने कंक्रीट पर लगी। कंक्रीट का मलबा डांटे के सिर पर लगा और वह दूर जाकर गिरकर बेहोश हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुमने इसे डॉज कर लिया? नॉट बैड फॉर समवन विद वन आर्म। तभी लिम्बो ने अपने टूटे हुए हाथ की कोहनी का सहारा लेकर एक स्पिन लिया और डॉक्टर के सीने पर जोरदार किक मारी। दरअसल वह किक डॉक्टर ने जानबूझकर खाई थी ताकि वह लिम्बो का पैर पकड़ सके। पैर पकड़ते हुए डॉक्टर बोला, यू आर प्रिटी गुड एट पुटिंग ऑन अ टफ एक्ट। फिर उसने लिम्बो को पैर से पकड़कर हल्क की तरह जमीन पर जोर से पटक दिया। बेहोश डांटे दूर पड़ा था और डॉक्टर लिम्बो का पैर पकड़े हुए बोल रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारी दूसरी टांग भी यूजलेस कर दूं? अब तुम क्या कर लोगे, वन लेगेड बास्टर्ड? तभी लिम्बो ने अपने दूसरे पैर से डॉक्टर को चोक करने की कोशिश की और जिस हाथ से डॉक्टर ने उसका पैर पकड़ा था उसे दांतों से काटने लगा। लिम्बो ने डॉक्टर के हाथ की थंब फ्लेक्सर मसल को काट दिया था। डॉक्टर यह देखकर हैरान हुआ, पर इसे इंटरेस्टिंग माना। डॉक्टर के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। अचानक लिम्बो के जबड़े की पकड़ ढीली हो गई और उसका मुंह लटक गया, जैसे जबड़े को पैरालिसिस हो गया हो। फिर लिम्बो की जांघ और कमर पर भी अटैक हुआ। यह अटैक डॉक्टर की सीजर्स के थे। लिम्बो किसी तरह पीछे की ओर फ्लिप मारकर खुद को छुड़ा पाया। डॉक्टर ने लिम्बो के जबड़े की मसल के साथ साथ इंटरनल ओब्लिक लंबार मसल और पेरोनियस लॉन्गस को भी काट दिया था। डॉक्टर बोला, तुम जैसे बास्टर्ड्स को ऐसे ही काटा जाता है। देखा, जब मैंने 3 सेकंड दिए थे तब तुम्हें भाग जाना चाहिए था। इतना कहकर डॉक्टर अपनी सीजर्स से लिम्बो के सिर पर अटैक करके उसकी जान लेने वाला था। तभी डांटे बीच में आ गया। उसने लिम्बो को धक्का देकर दूर किया और रुकने के लिए कहा। डांटे चिल्लाया, प्लीज शांत हो जाइए, काम डाउन। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम डॉक्टर से मिलने आए हैं। डॉक्टर ने पूछा, हु आर यू? कीड़ों की तरह यहाँ वहाँ छिपकर क्या घूम रहे हो? डांटे ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं था कि यह सच में हॉस्पिटल है। डॉक्टर चिढ़कर बोला, हॉस्पिटल क्यों ढूंढ रहे हो? बस मर जाओ कहीं जाकर, तुम वैसे भी मर ही जाओगे। डांटे ने मन में सोचा कि यह डॉक्टर प्रिजनर से हद से ज्यादा नफरत करता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, व्हाट इफ आई एम नॉट अ प्रिजनर? डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं। डांटे ने अपनी आंखों की पुतलियों को उंगलियों से खोलकर दिखाया और बोला, देखो, मेरी आंखों को देखो, मैंने कभी फॉग इस्तेमाल नहीं किया, मैं 100% नॉर्मल इंसान हूँ। डांटे ने आगे बताया, यहाँ एक प्रिजनर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है और मैं उसमें हिस्सा लेने वाला एक टीचर हूँ। रायट वायलेंट हो गया तो मैं यहाँ फंस गया। क्या तुम सच में डॉक्टर हो? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर ने चेहरे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अ प्राइवेट प्रिजनर एजुकेशन प्रोग्राम? हाँ, रियली, हाउ इंटरेस्टिंग। डांटे समझ नहीं पाया कि वह ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, इसलिए उसने यकीन दिलाने के लिए अपनी टाई दिखाई। मैं सच बोल रहा हूँ, देखिए, ये स्टेफानो रिची की टाई है, टॉप ब्रांड, और ये पैंट्स भी। एक प्रिजनर के पास ऐसी चीजें कहाँ से आएंगी? डॉक्टर ने पूछा। सो व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ? डांटे बोला, पहले तो मैनेजमेंट ऑफिस में फोन कीजिए और हो सके तो इस आदमी को ट्रीट भी कर दीजिए। लिम्बो शायद डांटे को गाली देना चाहता था, पर जबड़े की मसल काम न करने के कारण वह बोल नहीं पाया। डॉक्टर ने पूछा, इज दिस अ पर्सन टीचर टू? डांटे ने बताया कि वह एक पीई टीचर है।
सीन बदलता है इंफॉर्मेशन ब्रोकर ब्यूरो के अड्डे की तरफ। वहाँ बोन ईटर के बहुत सारे आदमी खड़े थे। अंदर कासिम के पास बोन ईटर खड़ा था। वह बोला, द डे वी प्रॉमिस्ड हैज फाइनली कम। कासिम, तुम में से एक अजीब सी खुशबू आ रही है। कासिम ने पसीने पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई तारीख तय की थी। बोन ईटर ने जवाब दिया, आई सेड व्हेन आई मिस्ड द टेस्ट ऑफ यू, डिडंट आई? डर के मारे कासिम ने बता दिया, टोफू विलेज, वहाँ एक विटनेस है। ये सुनते ही बोन ईटर की आंखें चमक उठी और वह राक्षसी हंसी हंसते हुए तुरंत वहाँ से टोफू विलेज की ओर भाग गया। कासिम के आदमी ने पूछा, लॉर्ड कासिम, क्या यह ठीक है? यह हाई लेवल इंटेल है जिसे हाउंड भी ढूंढ रहा है। क्या हमने इसे ऐसे ही दे दिया? कासिम ने सहमी हुई आवाज में कहा, तो क्या करता? उसे न बताता तो वह हमें ही खा जाता। तुम लोग नहीं जानते वह कैसा इंसान है। उसे किसी नियम की परवाह नहीं है। उसे बस अपनी हंगर मिटानी है। उधर बोन ईटर और उसके साथी किसी पागल मॉन्स्टर्स की तरह टोफू विलेज की तरफ भाग रहे हैं, मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को कच्चा निगल जाएंगे। दृश्य बदलता है और हम डीमन किंग के कैसल की तरफ बढ़ते हैं। यह असल में वही अस्पताल है जहां डांटे अंदर बैठा पूरे माहौल को गौर से देख रहा है। वह देखता है कि पूरा अस्पताल टूटा फूटा पड़ा है। दीवारों और छतों पर गहरी दरारें हैं और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हैं। वह मन ही मन सोच रहा है कि इस जगह को शायद बस सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। उसे घृणा होती है कि यह कितनी घटिया जगह है। क्या यह सच में कोई अस्पताल है? आखिर ये लोग यहाँ कौन सी मॉन्स्टर जैसी चीज बना रहे थे? तभी वहाँ डॉक्टर की एंट्री होती है। वह डांटे से कहता है कि उसके वुंड्स ज्यादा गंभीर नहीं हैं, बस थोड़े से ट्रीटमेंट की जरूरत है और वह पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। डांटे डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि वह खुद का परिचय देने के लिए थोड़ा लेट हो गया है। मेरा नाम कांग डांटे है। पर डॉक्टर, जिसने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं, उसे झिड़कते हुए कहता है कि मेरे हाथों को मत छुओ, ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वह अपना नाम हीरन बताता है। डांटे भी विनम्रता से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर हीरन। डॉक्टर जवाब देता है कि फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सामान्य तरीके से नाम लेकर पुकार सकते हो। फिर डॉक्टर पूछता है कि इस दूसरे बंदे का क्या नाम है। डांटे उसका असली नंबर यानी एक्सोबिया बोलने ही वाला था कि तभी वह अपना नाम डेविड बताता है। डॉक्टर लिम्बो के पास जाता है और पूछता है कि तुम तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, फिर तुमने मुझसे पहले इतनी अग्रेसिवली बात क्यों की थी? इसका जवाब डांटे देता है कि दरअसल हमने कुछ रूमर्स सुने थे कि यहाँ कोई डीमन किंग छिपा हुआ है। साथ ही यह अस्पताल भी बहुत ज्यादा रनडाउन दिखता है। क्या यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ था? डॉक्टर एक लंबी सांस भरता है और कहता है कि इस जगह पर कुछ हुआ था। उसी वजह से मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से संपर्क करने के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी यहाँ की सिचुएशन तुम्हारी सिचुएशन से अलग नहीं है। मैं खुद यहाँ कैद हूँ। डांटे ये बात सुनकर दंग रह जाता है और पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए काम नहीं करते? फिर तुम क्यों कैद हो? डॉक्टर अपनी सर्जिकल चाकू उठाते हुए कहता है कि हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का ही हिस्सा हूँ, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। मुझे भी यहाँ केवल एक मिशन के लिए भेजा गया था, शायद 4 साल पहले। मैं यहाँ सर्जिकल स्किल्स की प्रैक्टिस करने आया था। उस समय मेरे जैसे कई इंटर्न्स और दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर आए डॉक्टर यहाँ आए थे, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद एक ल्यूनेटिक की वजह से जिसने अचानक अपना आपा खो दिया था, वे सब मारे गए। ये सुनकर डांटे एकदम भौचक्का रह जाता है। डॉक्टर कहता है कि उस हादसे में जिंदा बचने वाला अकेला इंसान मैं ही था। डांटे के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचते, लेकिन फिर भी वह क्यूरियोसिटी के मारे पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की? डॉक्टर गुस्से में जवाब देता है कि अगर उन्होंने मुझे रेस्क्यू कर लिया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ 4 साल से फंसा रहता? डांटे कहता है कि मैंने सुना था कि फॉग बहुत थिक होने के कारण रेस्क्यू एफर्ट्स मुश्किल हो गए थे। डॉक्टर जवाब देता है कि फॉग की वजह से। क्या तुम पागल हो? क्या तुम अभी भी रियलाइज नहीं कर पाए? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के असली लोग तो वे हैं जो मास्क पहनकर यहाँ ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर उन सोल्जर्स के बारे में बात कर रहा था जो डांटे और दूसरे टीचर्स को यहाँ लेकर आए थे। डॉक्टर बोलता है कि ऐसी बात भी नहीं है कि वे हमें ढूंढ नहीं सकते थे। सच तो ये है कि उन्होंने जानबूझकर हमें यहाँ अबैंडन कर दिया। डांटे ऑपरेटिंग रूम के बाहर बैठा इसी सोच में डूबा रहता है कि शायद डॉक्टर सही कह रहा है। जब वे आए थे तब फॉग बहुत थिक था और उनके पास कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे। वहाँ मौजूद हर किसी ने उस फॉग को इनहेल किया था। डांटे को याद आता है कि उसने कभी कोई पुराने मास्क नहीं देखे। उन सोल्जर्स ने जो इस्तेमाल किया था वह बस एक साधारण मास्क था। तो फिर वे लोग असल में कौन हैं? क्या वे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लोग नहीं हैं? तभी डांटे के मन में एक थ्योरी चलती है। वह याद करता है कि कई सोल्जर्स को भी प्रिजनर्स के द्वारा मार दिया गया था। वह सोचता है कि क्या उन लोगों को भी डिसीव किया गया था? वे मुझे यहाँ क्यों लाए? उन्होंने कहा था कि एक टीचर मिसिंग है, लेकिन क्या उन सोल्जर्स को भी अंधेरे में रखा गया था? डांटे को अपना पास्ट याद आता है जब उसे फॉगलैंड जाने के लिए बुलाया गया था। उसे बताया गया था कि एक टीचर मिसिंग है और उन्हें किसी ऐसे कॉम्पिटेंट इंसान की जरूरत है जो किसी भी सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर सके। उसे विलियम कॉक्स नाम का आदमी याद आता है जो खुद को इंटरनेशनल अलायंस चार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का बंदा बताता था। वह डांटे के घर आकर कहता है कि एक स्पेशल टीम के लीडर के तौर पर मैं आपसे मिलने आया हूँ मिस्टर कांग। वह बिना प्रायर नोटिस आने के लिए सॉरी बोलता है। डांटे पूछता है कि इंटरनेशनल
अलायंस का कोई आदमी मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? लीडर कहता है कि यह जगह मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सिंपल है। वह आगे कहता है कि क्या आप फेमस डॉक्टर्स कांग एडवर्ड और किंग सेलिना के बेटे नहीं हैं? आपकी फैमिली तो लंबे समय से अपनी वेल्थ के लिए जानी जाती है। डांटे जवाब देता है कि वह काफी समय से इंडिपेंडेंटली रह रहा है। तो क्या तुम मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड किसी बात के लिए आए हो? लीडर कहता है कि बात वह नहीं है, हम जिस टारगेट के पीछे हैं वो तुम हो। कांग डांटे, वही इंसान जिसने अपने पिता के रिसर्च करियर को ठुकराकर बच्चों को पढ़ाने का रास्ता चुना। डांटे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। लीडर इसे एक एडमिरेबल एक्ट बताता है और कहता है कि इतने एक्सेप्शनल जेनेटिक कोड और फेवरेबल कंडीशन के बावजूद तुमने अपने आइडियल्स को चुना। लीडर डांटे के सामने एक पेपर रखता है और कहता है कि तुम वही आइडियल मॉडल हो जिसकी हमें तलाश थी। क्या तुम उस जॉब में इंटरेस्टेड हो जो हम तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं? उस पेपर पर लिखा था, इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कार्टर डिटेंशन ऑफिस प्रिजनर्स एजुकेशन प्रोजेक्ट। डांटे पूछता है कि यह क्या है। लीडर डिटेल में समझाता है कि यह पेनिटेंटियरी सिस्टम का एक इंटरनेशनल अलायंस है। हम चाहते हैं कि तुम वहां एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोजेक्ट का चार्ज संभालो। डांटे पूछता है कि जेल? लीडर कहता है कि सही समझे, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहां होप और ड्रीम्स बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। इसीलिए हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड और ओपन माइंडेड इंसान की जरूरत है। डांटे बोलता है कि आखिर सब लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि यह जॉब मेरे बैकग्राउंड के नीचे है। लीडर एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि यही क्वालिटी तो सबसे वैल्यूएबल है। तुम वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जो होप की चिंगारी जगा सकता है, फिर चाहे वह जगह पैराडाइज हो या धरती पर मौजूद कोई लिविंग हेल। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर लिम्बो से बोल रहा होता है कि हे डेविड, तुमने अस्पताल की करंट स्टेट देख ही ली है। यहाँ कोई एनेस्थीसिया नहीं है, क्या तुम इसे एंड्योर कर पाओगे? लिम्बो अपने टूटे हुए जबड़े से जवाब देता है कि इट्स फाइन। डॉक्टर बोलता है कि बट इन एक्सचेंज मैं तुम्हारे इंजर्ड एरियाज का ट्रीटमेंट एक ही बार में कंप्लीट कर दूंगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर अपनी एबिलिटी यूज करता है। वह अपनी सर्जिकल नाइफ से लिम्बो के जबड़े की मसल्स पर काम शुरू करता है। वह अपनी एबिलिटीज से मसल फाइबर्स तक को इतनी प्रिसाइजली स्टिच कर रहा था जैसे कोई ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम काम कर रहा हो। ये सब इतना फास्ट था जैसे कोई मच्छर तुरंत काट के भाग गया हो। देखते ही देखते डॉक्टर के जैसे कई हाथ हों और पलक झपकते ही नेक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, थाई मसल्स और काफ मसल्स सब रिकनेक्ट हो गए। डॉक्टर एक हीरोइक पोज में अपनी कैंची को घुमाता है, जबकि लिम्बो नीचे पड़ा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। डॉक्टर लिम्बो के चेहरे पर थपथपाता है और कहता है कि तुम अभी तक पास आउट नहीं हुए और चिल्लाए भी नहीं, इम्प्रेसिव है। अब फाइनली तुम्हारे टूटे हुए हाथ की बारी है। ये काफी स्वोलन है और एक्सरे इक्विपमेंट खराब है, तो कैसा रहेगा अगर मैं इसे सीधे ओपन करके ही चेक कर लूं? वह उसे मुंह पूरा खोलने के लिए बोलता है और नाइफ से सूजे हुए हाथ को चीरने लगता है। वह बोलता है कि अपने दांत भींच लो और इसे एंड्योर करो। लिम्बो वैसा ही करता है। डॉक्टर लिम्बो के पूरे हाथ की स्किन को हड्डी तक चीर कर हटा देता है और देखता है कि हड्डी बिल्कुल शैटर्ड हो चुकी है। वह सोचता है कि आखिर इस बंदे ने ऐसा क्या किया था जिससे इसका हाथ इस हालत में आ चुका है। डॉक्टर बोलता है कि पहले मुझे सॉफ्ट टिश्यू की कंडीशन देखनी होगी और इसके बोन फ्रैगमेंट बाहर निकालने होंगे। लेकिन जब वह बोन फ्रैगमेंट निकाल रहा होता है तब देखता है कि वे फ्रैगमेंट खुद ब खुद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में गैदर हो रहे हैं और नॉर्मल शेप में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत ऑपरेटिंग रूम से बाहर आता है। बाहर डांटे बैठा हुआ बोलता है कि क्या सर्जरी ऑलरेडी फिनिश्ड हो गई? हम देखते हैं कि डॉक्टर ने लिम्बो को अपने कंधे पर लिया हुआ है और चिल्लाकर कहता है कि यू बास्टर्ड, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की और मुझसे उन प्रिजनर्स में से एक का इलाज करवाने की? डांटे मन में सोचता है कि आखिर उसे पता कैसे चला? क्या लिम्बो ने उसे बता दिया? डॉक्टर लिम्बो को अपने कंधे पर उठाए अस्पताल के बाहर जाने लगता है। डांटे हैरान होकर पूछता है कि डॉक्टर, यह तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर रूखेपन से जवाब देता है कि मैं इस चीज को बाहर फेंकने जा रहा हूँ। डांटे सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे सच कैसे पता चला? क्या लिम्बो ने इसे बताया होगा? फिर उसे याद आता है कि लिम्बो की तो ऐसी हालत ही नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। उसे शक होता है कि शायद डॉक्टर को पता चल गया है कि लिम्बो पहले भी उससे मिला था। डांटे डॉक्टर को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और चिल्लाता है कि डॉक्टर, मेरी बात सुनो, डेविड मेरे से कई साल पहले यहाँ आया था, ये एक गलत फहमी है। डॉक्टर गुस्से में कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? इस पीई टीचर को यहाँ आए बस कुछ ही साल हुए हैं, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? इतना बड़ा ट्यूमर, समझे? ऐसा कहते ही डॉक्टर नंगे लिम्बो को अस्पताल के बाहर जोर से फेंक देता है। लिम्बो गुस्से में कहता है कि यह किस तरह का बर्ताव है? चाहे जो भी हो, एक डॉक्टर को मरीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर डांटे का कॉलर पकड़ता है और पूछता है कि और तुम आखिर हो कौन? तुम एक टीचर हो यहाँ, है ना? डांटे हामी भरता है। डॉक्टर तंज कसते हुए कहता है कि फिर तुम इस
कैदी के साथ क्या कर रहे हो? डांटे जवाब देता है कि इसने पहले कई बार मेरी जान बचाई है, यह भरोसे के लायक है। डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि भरोसा? क्या तुमने अभी तक अनुभव नहीं किया कि यह कितनी भयानक जगह है, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डांटे कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह कैसी जगह है। वह बताता है कि वह खुद भी यहाँ धोखेबाजी का अनुभव कर चुका है। यहाँ कोई भी शरीफ दिखने वाला आदमी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए वह सावधानी से चुनता है कि किस पर भरोसा करना है। वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। डांटे की बात सुनकर डॉक्टर उसका कॉलर छोड़ देता है। डांटे कहता है कि तुम्हें भी मदद की जरूरत है ना? क्या तुम यहीं अपनी पूरी जिंदगी एक कीड़े की तरह छुपकर बिताने का सोच रहे हो? डॉक्टर कहता है कि हाँ, मेरा यही प्लान है। यहाँ के गार्ड्स और कैदी, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। बाहर भटककर किसी नाली में मरने से अच्छा है यहीं रहना। डॉक्टर डांटे को एक ऑफर देता है कि अगर वह उसके साथ यहाँ छुपकर रहना चाहता है तो रह सकता है। वह उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है क्योंकि वह कोई कैदी नहीं है। डांटे कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है और उसे अपने बचपन की याद आती है जहाँ उसका भाई उसे चिल्लाने के लिए डांट रहा था। अंत में डांटे डॉक्टर का ऑफर ठुकरा देता है और अस्पताल के बाहर आ जाता है। वह एक ढलान से नीचे जा रहे होते हैं। लिम्बो डांटे के कंधे पर बैठा है और उसका सारा सामान भी उसी के ऊपर लदा है। डांटे बड़बड़ाता है कि तुम इस तरह पकड़े कैसे गए? क्या तुम इलाज के दौरान चुप नहीं बैठ सकते थे? लिम्बो अपनी लार डांटे पर टपकाते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब डांटे को अपने सिर पर कुछ महसूस होता है तो वह चिढ़ जाता है, पर लिम्बो फिर वही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। लार डांटे के ऊपर गिरती रहती है और वह चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी यह हालत है, अपना मुंह बंद करो। ऐसा बोलते ही वह फिसलकर नीचे गिर जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर इस ढलान पर अस्पताल किसने बनाया? वह कहता है कि अब मैं और सहन नहीं कर सकता, पहले इस फालतू सामान को फेंको। पर लिम्बो राजी नहीं होता। डांटे उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम तालमेल नहीं बिठाएंगे तो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे? मैंने तुम्हारे लिए उस अस्पताल से भागने का रिस्क लिया जबकि डॉक्टर मेरी सुरक्षा की गारंटी दे रहा था। पर लिम्बो को कोई फर्क नहीं पड़ता। हार मानकर डांटे खुद को अपनी बेवकूफी पर थप्पड़ मारने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज डम्पलिंग ओल्ड मैन और लेगो मैन की थी। वे डांटे और लिम्बो को वापस डम्पलिंग गांव ले आते हैं। ओल्ड मैन डम्पलिंग कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यहाँ दोबारा मत आना? डांटे बताता है कि उस वक्त हालात बहुत खतरनाक थे। ओल्ड मैन डम्पलिंग लिम्बो के जख्म देखता है और हैरान रह जाता है कि वे इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। उसका सूजा हुआ हाथ भी अब नॉर्मल था। डांटे बताता है कि इलाज के दौरान ही यह सब हुआ। ओल्ड मैन डम्पलिंग पूछता है कि डॉक्टर हेरन इलाज के लिए राजी कैसे हो गया? डांटे पूछता है कि क्या आप उसे जानते हैं? आपने यह क्यों छुपाया कि वहाँ एक डॉक्टर है और उसे डीमन किंग का कैसल क्यों कहा? ओल्ड मैन कहता है कि हम बस नहीं चाहते थे कि कैदी उसके पास जाकर उसे परेशान करें। वह बताता है कि 4 साल पहले यह जगह एक सामान्य अस्पताल की तरह थी। अब फॉगलैंड सिर्फ एक कचरा घर है जहाँ बेकार लोगों को फेंक दिया जाता है। यहाँ मेडिकल सेंटर होना एक लग्जरी थी। हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैदी और डॉक्टर शांति से रहते थे। कैदी डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें वहाँ जीवन की कीमत दिखती थी। ओल्ड मैन डम्पलिंग भी डॉक्टर हेरन के लिए गरम डम्पलिंग्स लाया करता था। डॉक्टर हेरन उसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए डांटता था, पर अंदर से वह भी इन सब चीजों से खुश था। सभी कैदी डॉक्टरों की दयालुता के बदले कुछ न कुछ लाते थे। कुछ लोग गलती से वहाँ फॉग धुंध भी ले आए जिससे अस्पताल में फॉग जमा होने लगा। यही तबाही की शुरुआत थी। एक रात फॉग के लालच में वहाँ कत्लेआम मच गया। सुबह जब ग्रामीण अस्पताल पहुंचे तो हर तरफ डॉक्टरों की लाशें और खून बिखरा था। मरीज वाले कमरे खाली थे और सारे कैदी गायब थे। ग्रामीणों को लगा कि यह उन्हीं कैदियों का काम है जिनका इलाज वहां हो रहा था। तभी उन्हें एक कमरे के कोने में डॉक्टर हेरन मिला। उसका शरीर खून से लथपथ था। हाथ पैर ऐसे नोचे गए थे जैसे किसी मॉन्स्टर ने खाया हो और चेहरे की खाल तक गायब थी। वह मरणासन्न हालत में भी हाथ में चाकू पकड़े था। जब ओल्ड मैन डम्पलिंग ने उसकी मदद करनी चाहिए तो डॉक्टर हेरन ने नफरत से कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सब शैतान हो। डॉक्टर हेरन की आंखों में अब सिर्फ नफरत बची थी। हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। डांटे पूछता है कि अगर ऐसा था तो वह बचा कैसे? ओल्ड मैन कहता है कि क्योंकि वह फॉग के संपर्क में आ गया था। उसे कौन सी भयानक शक्तियां मिली यह कोई नहीं जानता, पर वह खुद के दम पर बच गया। उसने मौत से भी बदतर दर्द सहकर खुद को जिंदा रखा। हम देखते हैं कि डॉक्टर हेरन अकेला बैठा सोच रहा है। उसके शरीर पर मौजूद अनगिनत टांके, स्टिचेस इस बात का सबूत हैं कि उसने अपने घावों को खुद ही सिला था।